हेलो एवरीवन। आज का वीडियो शुरू करने से पहले मैं आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं, क्योंकि हमारा जो चैनल है सेल्फ स्टडी, उस पर 1100 सब्सक्राइबर्स पूरे हो चुके हैं और ये सब आप लोगों के सहयोग के वजह से ही संभव हो सका है। और इसलिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। और दूसरी एक और बात ये है कि हमने टेलीग्राम पर भी एक चैनल चालू किया है सेल्फ स्टडी नाम से, जिसमें मैं हमारे यहाँ जितने भी 2017 से हम लोगों ने जो वीडियोस बनाए हुए हैं, है ना, 2017 से लेकर अभी 25 तक हम लोग पूरे वीडियोस जो बना रहे हैं 8th स्टैंडर्ड स्कॉलरशिप के, वो पूरे सीक्वेंस वाइज उसमें मैं पोस्ट कर दूंगा, जिससे कि आपको सहूलियत होगी, है ना, वो सब मतलब प्रैक्टिस करने में। ठीक है। और उसके बाद जो जितने भी पेपर्स हैं हमारे, उनके सबके पीडीएफ्स वगैरह उसमें पोस्ट करूंगा। ठीक है। तो इसी तरह अपना सहयोग बनाए रखें। तो चलिए, हम लोग क्या कर रहे हैं, हम लोग 2024 का पेपर 1 सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने मैथमेटिक्स के 26 टू 40, फिर 41 टू 55 तक क्वेश्चंस कर चुके हैं। आज के वीडियो में हम लोग 56 टू 75 तक सारे वीडियो देखेंगे, सारे क्वेश्चंस देखेंगे। वीडियो नहीं, वीडियो तो एक ही रहेगा, सारे क्वेश्चंस देखेंगे। चलिए, मैं थोड़ा सा मतलब अजीब ही मनस्थिति में हूँ समझ सकते हैं आप। थोड़ी खुशी भी है और थोड़ा टेंशन भी है। चलेगा, देखेंगे। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 56। क्वेश्चन नंबर 56 देखिए, आपको यहाँ दिख रहा होगा, इफ a प्लस बी इज इक्वल टू 13 एंड ए बी इज इक्वल टू 36, देन a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और मैं कोशिश करूंगा थोड़ा जल्दी जल्दी इसको करेंगे हम लोग, क्योंकि 20 क्वेश्चन करना है, थोड़ा वीडियो का लेंथ बहुत बड़ा हो जाएगा, तो कोशिश करूंगा फास्ट करने का। देखिए, हम लोगों को क्या दिया है, a प्लस बी इज इक्वल टू दिया हुआ है 13 एंड ए बी इज इक्वल टू दिया हुआ है हम लोगों को 36। देन हमको क्या करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू फाइंड करना है। बहुत ही सिंपल है। देखिए, ये ए प्लस बी दिख रहा है, ए बी दिख रहा है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए, ए प्लस बी होल स्क्वायर का जो फॉर्मूला है ना, उससे ये आ जाएगा सीधा सीधा। देखिए, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। देखिए, हमें ये फाइंड करना है। ठीक है, ये हमें दिया है, ये भी दिया हुआ है। ठीक है, तो a प्लस बी की जगह हम क्या कर देंगे, वैल्यू 13 का वैल्यू पुट कर देंगे। 13 स्क्वायर इज इक्वल टू, ये तो हमें फाइंड करना है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab की जगह हम क्या कर देंगे, 36 रखेंगे। ठीक है ना, ये 36 है। ठीक है, 36। तो देखो, इसको सॉल्व कर दो, बहुत ही सिंपल है। 13 का स्क्वायर कितना आ जाएगा, 169 इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 36 इंटू 2 कितना हो जाएगा, 72। अब देखिए, इसको हम लोग यहाँ लेके आएंगे इस साइड में। ठीक है ना, ये प्लस का है तो माइनस में आएगा इक्वल के साइड में। तो फिर वही बात है, इधर लिखने की बजाय हम लोग इसको इधर लिख लेंगे, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू 169, है ना, ये तो यही है ना, इसका कोई चेंज नहीं हुआ। इसको हम लोग ला रहे हैं इधर, तो ये माइनस में आ जाएगा 72, और इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा आपका है ना 97 आता है। देखो, 9 माइनस 2 करेंगे 7, 16 माइनस 7 करेंगे तो 9 आएगा। तो इसका आंसर क्या आ गया आपका, ऑप्शन नंबर 3, 97, है ना, ये हमारा आंसर आ गया। ठीक है, ये आंसर दिया है हमें ऑप्शन नंबर 3 में। चलिए, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 57। क्वेश्चन नंबर 57 देखिए, विच ऑफ द टू ऑप्शंस गिवन बिलो आर इनकरेक्ट स्टेटमेंट्स। 4 स्टेटमेंट्स हम लोगों को दिए हुए हैं। ठीक है, और तो ये जो है ना, इसको बहुत अच्छे से समझने के लिए देखिए, मैं यहाँ पे एक आपको इमेज दिख रहा होगा, उस इमेज को बड़े ध्यान से देखिए। तो उस बेसिस पे आप ये चारों जो स्टेटमेंट्स है वो करेक्ट है या इनकरेक्ट है, आप इजीली कर सकते हैं। ठीक है, तो एक मैंने आज अपना हमारे चैनल पे एक शॉर्ट वीडियो भी डाला हुआ है इसी बारे में, नंबर्स के बारे में, तो वो भी देख लीजिए, आपको थोड़ा समझ में आ जाएगा। तो देखिए, पहला ऑप्शन क्या दिया हुआ है इसमें, ऑल इंटीजर्स आर नॉट रियल नंबर्स। देखिए, रियल नंबर्स जो होते हैं ना, वो सबसे, है
है ना। रियल नंबर का जो सेट होता है उसमें इंटीजर्स भी आते हैं, ठीक है। तो जो जितने भी इंटीजर्स हैं वो रियल नंबर्स हैं, इसमें नॉट लिखा हुआ है, ठीक है ना। तो पहला ही स्टेटमेंट जो है वो रॉन्ग है। क्वेश्चन नंबर 57 जो है ना, इसमें हमको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, तो पहला स्टेटमेंट ही हमारा इनकरेक्ट है, ठीक है। दूसरा स्टेटमेंट हमें क्या दिया हुआ है, दूसरा स्टेटमेंट दिया हुआ है सम रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, ठीक है। तो कुछ रैशनल नंबर जो है वो इंटीजर्स भी है, बिल्कुल है, ठीक है। तो ये वाला करेक्ट है, दूसरा वाला जो है वो करेक्ट है। तीसरा जो है ऑल रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, नहीं, जितने भी रैशनल नंबर हैं वो इंटीजर नहीं है, ठीक है। उसमें से कुछ इंटीजर्स हैं, जितने भी रैशनल नंबर्स होते हैं ना उनमें से कुछ इंटीजर्स हैं, लेकिन सभी के सभी जो रैशनल नंबर है वो इंटीजर नहीं होते। वो आपको इस फिगर में अच्छे से समझ में आ रहा होगा। इनका ना एक तरह से देखो, ये जो है ना, मैंने हमारा एक जो वीडियो डाला ना उसमें लिखा हुआ है रियल नंबर जो है ना सबका बाप है। सबका बाप इन द सेंस मतलब रियल नंबर का जो सेट होता है रियल नंबर्स का, है ना, रियल नंबर्स यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ना, इसमें इसका सेट में जो होता है ना यहाँ पे, ऐसा अगर सेट यानी समझ के चलो कि ये फैमिली है। इसमें से देखो एक नेचुरल नंबर है, उसको हम एन से डिनोट करते हैं, नेचुरल नंबर। उसके बाद में होल नंबर है जो डब्ल्यू से डिनोट करते हैं हम लोग। उसी के बाद में आता है फिर आपका इंटीजर्स, ठीक है, आई से डिनोट करते हैं। फिर उसमें आ जाता है रैशनल नंबर्स, ठीक है। तो देखो जितने भी नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर होते हैं, जितने भी होल नंबर है वो इंटीजर होते हैं, लेकिन सभी इंटीजर होल नंबर नहीं होते हैं। और जितने भी नेचुरल हैं, होल नंबर हैं, इंटीजर्स हैं, वो आपके रेशनल नंबर होते हैं। और एक और होता है इरेशनल नंबर, इरेशनल नंबर ये थोड़ा अलग है। ये चार भाई हैं, ये पांचवा है, बिल्कुल अलग है इसका, इसने अपना संसार अलग बसाया हुआ है, ठीक है। ये थोड़ा सा मजाक में बोल रहा हूँ, एक्चुअली ये इसलिए अलग है क्योंकि ये ना इनका जब जो वैल्यू है, जैसे इरेशनल नंबर एक पाई होता है, या जितने भी नॉन परफेक्ट स्क्वायर होते हैं ना, जैसे स्क्वायर रूट ऑफ 2 या स्क्वायर रूट ऑफ 10, इस टाइप के जो नंबर है ना, इनका जब भी आप इसको सॉल्व करेंगे ना तो ये कभी टर्मिनेट ही नहीं होते, मतलब इसके बाद इनका कंटिन्यूएशन में कुछ ना कुछ आते ही रहता, कभी खत्म नहीं होता। जैसे अभी अगर हम लोग जैसे 3/2 करते हैं तो कैसे 1.5 आ जाता है ना, यहाँ पे टर्मिनेट हो जाता है ये, लेकिन ये जो है ना टर्मिनेट ही नहीं होते, ठीक है। तो ऐसे नंबर को इरेशनल बोलते हैं। तो और ये जो है ना ये इनका मुखिया समझ लीजिए, ये मुखिया है, उसमें इरेशनल नंबर, रैशनल, इंटीजर, होल नंबर, नेचुरल नंबर सभी आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो फिगर में जो दिखा रहा था उस बेसिस पे ही है ये, ठीक है। तो इसलिए जो जो है कुछ रैशनल नंबर जो होते हैं वो, है ना, सम रैशनल नंबर्स आर इंटीजर्स, है ना, कुछ रैशनल नंबर इंटीजर होते हैं, बराबर है, लेकिन सभी रैशनल नंबर जो है वो इंटीजर, है ना, ये नहीं है। तो हमारा जो थर्ड वाला जो ऑप्शन है वो भी इनकरेक्ट है। और फोर्थ क्या दिया हुआ है हमें, सम इंटीजर्स आर नॉट होल नंबर्स, ठीक है ना, कुछ इंटीजर्स जो है वो होल नंबर नहीं है, ठीक है ना, ऐसा नहीं है। जितने भी इंटीजर्स है ना, इंटीजर्स में होल नंबर इंक्लूड होते हैं। तो ये भी स्टेटमेंट आपका है ना करेक्ट है, ये वाला करेक्ट है, ठीक है। तो पहला और तीसरा हमारा जो है इसका आंसर आ गया है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 58। क्वेश्चन नंबर 58 देखिए, फॉलोइंग टेबल शोज द सब्जेक्ट वाइज मार्क्स स्कोर्ड बाय अ स्टूडेंट इन अ समेटिव टेस्ट, फाइंड द एवरेज मार्क्स। बहुत ही इजी क्वेश्चन है यार। देखिए क्वेश्चन नंबर 58 क्या दिया है हमें, सब्जेक्ट्स दिए हुए हैं, ठीक है, और उसके मार्क्स दिए हुए हैं, ठीक है। तो हमें क्या करना, एवरेज निकालना। तो एवरेज क्या होता है, जितने भी मार्क्स मिले हैं ना उसको, देखो मराठी में उसको 32 मार्क्स मिले हैं, हिंदी में उसको 36 मार्क्स मिले हैं, मैथ्स में 48 मिले हुए हैं, उसके बाद में साइंस में उसको 44 मिले हैं,
और सोशल साइंस में 40 मार्क्स मिले हैं। कितने सब्जेक्ट हैं टोटल? 1 2 3 4 5, डिवाइडेड बाय 5 कर दो, इसका एवरेज आ जाएगा। ठीक है, तो इसका हम टोटल करेंगे तो कितना आएगा? देखिए, 2 + 6 8, 8 + 8 16 + 4 20, और +0 20 आ जाएगा, तो 2 कैरी ओवर हो जाएगा। ठीक है, तो ये कितना आ रहा है हमारा? पहले तो 0 आ गया 20 का, 2 कैरी ओवर हो गया, 2 + 4 6 हो जाएगा, 6 + 4 10 + 4 14 + 3 17 + 3 20, तो ये 200 आ गया, और डिवाइडेड बाय 5, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? 5 4 जार 20 और 40, है ना, 40। तो इसका आंसर कौन सा रहा है? ऑप्शन नंबर 1। इतना इजी क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या है? 140 मार्क्स इसका एवरेज है सभी सब्जेक्ट का। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 59। क्वेश्चन नंबर 59 देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर लाइन ए बी इज parallel to line CD and measurement of angle RGC is equal to 50 degree. Then find the measurement of SFA, angle SFA minus measurement of angle PEA. इन दोनों का डिफरेंस हम लोग को, यानी हम लोग को, देखो मैंने यहीं पे पहले से ये है ना, ये ड्रॉ करके रख दिया हुआ है। ठीक है, क्योंकि जो इमेज में जो है ना वो तो दिखता नहीं है, मतलब उसमें मैं वो सब कर नहीं पाऊंगा एडिट, इसलिए मैंने यहाँ पे बना लिया हुआ है। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है? दो लाइन दी गई है ए बी और सी डी, जो एक दूसरे से पैरेलल है। ठीक है, और हमें मेजरमेंट ऑफ आर जी सी, ये जो एंगल है इसका हमें मेजरमेंट दिया हुआ है 50 डिग्री। ठीक है, अभी हमें फाइंड क्या करना है? एस एफ ए, ये देखिए एस एफ और ये ए, मतलब ये वाला एंगल। ठीक है, ये एंगल, और दूसरा एंगल है पीई ए, ये दोनों का डिफरेंस हमें निकालना है, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। तो ये तो अभी हम लोगों को दिया हुआ नहीं है, तो हम लोग इसको कैसे फाइंड करेंगे? देखिए ठीक से समझ लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 59, देखिए हमें सबसे पहले तो यहाँ एक ही एंगल दिया हुआ है। दूसरी बात, ये चीज आप समझते होंगे, यहाँ पे एक एक बार ऐसा क्रॉस किया हुआ है यहाँ इसका मतलब क्या है? ये दोनों साइड जो है वो इक्वल लेंथ की है, और इसी तरह यहाँ पे भी 2 बार ऐसा ये किया हुआ है। इसका मतलब क्या है? ये वाली साइड और ये वाली साइड दोनों इक्वल लेंथ की है। इसका मतलब ये कौन सा ट्राइंगल बन गया? ये जो ट्राइंगल दिख रहा है आपको, है ना, OGH, ये ट्राइंगल है। ठीक है, ये कौन सा? आइसोसेल्स ट्राइंगल हो गया। अगर आइसोसेल्स ट्राइंगल होता है तो उसका जो अपोजिट साइड का जो एंगल होता है वो भी इक्वल होता है। जैसे अभी ये जो एंगल यहाँ पे है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा? ये भी 50 डिग्री का होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये दोनों अपोजिट एंगल है। ठीक है, अगर एक लाइन को दूसरी लाइन कट करती है तो अपोजिट एंगल जो होते हैं वो इक्वल होते हैं। अब ये अगर 50 है और ये वाला साइड और ये वाला साइड इक्वल है, तो ये एंगल भी 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों 50 हो गए। चलिए, ये तो हो गया। अभी बाद में देखिए, हमें एक्चुअली कौन सा निकालना है? हमें कौन सा एंगल लेना है? ये वाला एंगल लेना है। तो ये वाला एंगल कहां से आएगा? देखिए अभी ये एंगल आएगा, देखो ये अगर 50 है तो ये भी 50 हो जाता है। ठीक है, इसको कौन सा करस्पॉन्डिंग एंगल बोलेंगे। ठीक है, तो ये एंगल भी आपका 50 हो जाएगा। तो बचा कौन सा है फिर आपका? ये जो है ये कितना होगा? क्योंकि ये पूरा है, ये 180 डिग्री है, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 130 डिग्री। मतलब आपका मेजरमेंट ऑफ SFA कितना आ गया आपका? यहाँ पे देखो, मेजरमेंट ऑफ SFA इज इक्वल टू आ गया आपका 130 डिग्री। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब जो है ये वाला एंगल हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो ये एंगल हमें देखिए, ये एंगल और ये एंगल, ये दोनों एक जैसे होंगे, क्योंकि ये OHG जो है ना, वो इसके इक्वल ये वाला एंगल भी होगा। ठीक है, इसकी प्रॉपर्टी होती है, अगर कोई एक लाइन, दो पैरेलल लाइन को एक लाइन अगर इंटरसेक्ट करती है, तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल भी
सेम होगा। तो ये वाला एंगल हमें कितना मिल जाएगा, मेजरमेंट ऑफ एंगल PEA इज इक्वल टू 50 डिग्री। ठीक है, और हमको इन दोनों का डिफरेंस निकालना है, तो सीधा माइनस कर देंगे तो ये कितना आ जाएगा, 80 डिग्री आ जाएगा। तो हमारा आंसर कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर आ रहा है। ठीक है, बहुत इजी है, मतलब आपको ये अगर इसकी सारी प्रॉपर्टीज वगैरह अगर मालूम होगी तो आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है। चलो ये देखते हैं क्वेश्चन नंबर 60। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए, आपको यहाँ दिख रहा होगा, इसको सीधा रीड करना ही नहीं है, सीधा सॉल्व कर लेंगे इसको। क्वेश्चन नंबर 60 देखिए क्या दिया है हमें, 4b माइनस 2a प्लस 5 माइनस 3b माइनस 9 प्लस 5a माइनस 4 प्लस 3b और माइनस 2a इज इक्वल टू वॉट। ठीक है, बस कुछ नहीं है। देखिए जितने भी ये जो सेम टर्म दिख रहा है ना, जैसा बी वाला टर्म है, ये बी वाला टर्म है, ये वाला बी वाला टर्म है, इनको सबको आपस में सॉल्व कर लेना है, जो भी प्लस माइनस करना है। उसी तरह से ए वाला टर्म और जो कांस्टेंट है उनको सबको एक साथ सॉल्व कर देना, दूसरा कुछ नहीं। देखिए 4b है, ठीक है, ये माइनस 3b है और ये प्लस 3b है, तो ये तो कैंसिल ही हो जाएगा। तो बचा क्या अभी हमारा, 4b बचा है सिर्फ। ठीक है, उसके बाद में ए वाला देखिए, ये -2 है, -2a, और उसके बाद में ये +5a और ये -2a। तो -2a और -2a कितना हो जाएगा, -4a, और प्लस का 5 है तो ये प्लस का a आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद में अभी हमारा क्या बचा है, जितने भी कांस्टेंट हैं वो बचे हुए हैं। तो यहाँ पे +5 दिया हुआ है, ये -9 दिया हुआ है और ये -4 दिया हुआ है। तो -9 और -4 कितना हो जाएगा, -13 और +5, तो -13 और +5 कितना हो जाएगा, इसमें माइनस का साइन आएगा। ठीक है ना, माइनस, है ना। देखिए मैं यहाँ पे यार आपको नहीं समझ में आ रहा होगा शायद। ठीक है, ये तो क्लियर हो गया, 4b कैसा आया, ये 3b और ये प्लस का 3b, ये तो कैंसल हो गया, है ना। उसके बाद में इसको चलिए ठीक से करते हैं, डिटेल में करते हैं थोड़ा सा, ये तो आप कंफ्यूज हो जाओगे, आप बोलोगे अपने मन से लिख रहे हैं बस। देखिए ये -2a और +5a और ये -2a, है ना। तो -2a और -2a 4a और +5a, चलिए इतना लिख लेते हैं। उसके बाद में देखिए ये +5 है तो इसको +5 लिख लेते हैं, और ये -9 और -4 ये कितना हो जाएगा, -13 हो जाएगा। चलिए अब आगे सॉल्व करते हैं इसको। तो ये 4b जैसा है वैसे ही रहने देंगे। अब देखिए ये 5a -4a लिखा है तो ये प्लस का a आएगा ना। ठीक है, और ये 5 -13 है ना। तो 5 - 13 करेंगे हम लोग, तो आपको मालूम होगा 5 में से 13 माइनस नहीं करते हैं, 13 में से 5 माइनस करते हैं, और जो जो बड़ा वाला नंबर होता है उसके सामने जो साइन होता है वो आता है, तो माइनस का साइन आएगा और ये 8 आ जाएगा। ठीक है, तो अभी अभी देखेंगे ये आंसर में जो है थोड़ा आगे पीछे लिखा हुआ है, इसको a+4 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे चलता है। ठीक है, और ये चिन्ह है ना, जो साइन होता है वो चेंज नहीं होना चाहिए बस। तो आंसर में ये दिया हुआ है a+4b -8, यानी इसका आंसर कौन सा आ जाता है, ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर आ जाता है। बहुत इजी है, फट से हो जाता है, ये मैंने फालतू टाइम ले लिया और यहाँ पे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 61। क्वेश्चन नंबर 61 देखिए, व्हाट विल बी द डिफरेंस इन रुपीज in the simple interest and the compound interest earned on ₹5,000 in 2 years at the rate 5% per annum। बहुत इजी क्वेश्चन है। अगेन देखिए क्वेश्चन नंबर 61, क्या करना है हमें, प्रिंसिपल अमाउंट दी हुई है ₹5,000, नंबर ऑफ ईयर्स 2 ईयर्स दिया हुआ है और परसेंटेज हमें 5% दिया हुआ है। ये जो हमें दिया हुआ है इस बेसिस पे हमें सिंपल इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और इन्हीं बेस पे यही जो प्रिंसिपल और नंबर ऑफ ईयर्स और रेट ऑफ इंटरेस्ट है, इससे हमें कंपाउंड इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, और दोनों में क्या डिफरेंस है, इतना कितना रुपीस का डिफरेंस है वो हमें बताना है। तो देखिए बहुत इजी है। सिंपल इंटरेस्ट तो क्या होता है, सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू
पी एन आर, पी इंटू एन इंटू आर, ठीक है, अपॉन 100। अब हमें प्रिंसिपल कितना दिया हुआ है, 5000 है, ठीक है। नंबर ऑफ ईयर्स 2 दिया हुआ है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5 दिया हुआ है, डिवाइडेड बाय 100, 2 0 कैंसिल हो गए, 5 2 10 है ना, 5 2 10 इंटू 50 कितना हो जाएगा, ये आ जाएगा 500 रुपीज। ये हमारा क्या आ गया, सिंपल इंटरेस्ट आ गया। अब कंपाउंड इंटरेस्ट कैसे निकालते हैं, लास्ट अभी एक क्वेश्चन हम लोगों ने किया था, वहां पे मैंने गलती कर दी थी। एक्चुअली फॉर्मूला होता है ए इज इक्वल टू, ए मीन्स अमाउंट, अमाउंट यानी क्या होता है, जिसमें हमारा प्रिंसिपल अमाउंट और इंटरेस्ट ऐड होता है, दोनों मिला के अमाउंट बनता है। तो अमाउंट इज इक्वल टू होता है पी इंटू 1 प्लस आर अपॉन 100 और होल रेज टू पावर जो एन होता है हमारा नंबर ऑफ ईयर्स। बस यहाँ सॉल्व कर देना इसको। तो देखिए ये क्या आएगा, प्रिंसिपल कितना है हमारा 5000 है, प्लस 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है 5 अपॉन 100 है, और नंबर ऑफ ईयर्स कितना है 2 है। तो यहाँ दिक्कत क्या होती है, ये अगर है ना 1.5 ईयर्स 2.5 ईयर्स वगैरह इस टाइप का रहा तो थोड़ा दिक्कत हो जाती है सॉल्व करने में। लेकिन यहाँ पे है ना होल नंबर अगर दिया है तो बहुत इजी हो जाता है हम लोग को। देखो इसको सॉल्व कर देंगे हम लोग अंदर का, देखो ये हो जाएगा 5000 इंटू, इसको अगर हम सॉल्व करते तो क्या होता है, ये इसका आता है 105 अपॉन 100 और ये होल स्क्वायर। अब इसको क्या करना है हम लोगों को, 5000 इंटू, इसको 2 बार लिख लो, 105 इंटू अपॉन 100 इंटू 105 अपॉन 100, है ना। स्क्वायर का मतलब वही होता है ना, 2 टाइम्स मल्टीप्लीकेशन। तो अभी देखो यहां से क्या होगा, ये 2 0 और ये 2 0 कैंसिल हो जाएंगे। अब 1 0 और 1 0 ही कैंसिल होगा, उससे ज्यादा नहीं होगा, ठीक है। अब इनको हम लोग को यहाँ प्रॉब्लम क्या होता है, ये थोड़ा सा कैलकुलेशंस बढ़ जाते हैं इसमें। अभी हम लोग को 105 और 105 का कैलकुलेशन करना, मल्टीप्लीकेशन करना है, यानी 105 का स्क्वायर निकालना है। तो 105 का स्क्वायर बहुत इजी है। देखिए 105 का स्क्वायर अगर आपको निकालना है ना, तो क्या करना है, 5 का स्क्वायर कितना आता है 25, ठीक है। और ये 10 का कैसा करेंगे हम लोग, जब भी ना यूनिट प्लेस पे 5 होता है ना, तो जो जो भी नंबर है उनका स्क्वायर इसी तरह से निकालते हैं। तो 10 के आगे वाला नेक्स्ट इमीडिएट नंबर कौन सा है, 11। तो 10 इंटू 11 कर देते हैं तो 110 आता है, तो यहाँ पे 110 लिख लीजिए। ये हो गया इसका, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन, या दोनों का, ये 105 का स्क्वायर हो गया, ठीक है। इंटू 5 करना अभी हम लोगों को, तो 11025 इंटू 5, तो ये कितना आ जाएगा, 5 5 25, 5 2 10 प्लस 2, है ना, 12 हो जाएगा, 1 कैरी ओवर हो गया, 5 0 0, ये 1 हो जाएगा, 5 1 5 और 5 1 5, ठीक है। इतना यहाँ पे आ जाएगा इसका। ये जो ऊपर है ना 5 इंटू 105 इंटू 105 का जो कैलकुलेशन आएगा हमारा आएगा 55125 और डिवाइडेड बाय 10, ठीक है। अब ये 10 डिवाइडेड बाय दिया हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक डिजिट के बाद में डेसिमल लगा देंगे, तो ये टोटल कितना आ जाएगा 5512.5 रुपीज। ये क्या आया हमारा, ये आया है हमारा अमाउंट, ठीक है। तो कंपाउंड इंटरेस्ट कितना हो जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट यहाँ पे लिख देते हैं सी आई, है ना। कंपाउंड इंटरेस्ट इज इक्वल टू 5512.5 माइनस प्रिंसिपल। प्रिंसिपल कितना है, प्रिंसिपल अमाउंट हमारा 5000 है, तो इसमें से अगर हम 5000 माइनस करते हैं तो कितना बचेगा, 512.5 रुपीज। ये आ गया हमारा कंपाउंड इंटरेस्ट और ये है हमारा सिंपल इंटरेस्ट। दोनों का डिफरेंस कितना है, इसमें से इसको माइनस कर दो तो 12.5 रुपीज आ जाता है। दोनों का डिफरेंस जो है कितना आता है, 12.5 रुपीज, और यही हमारा आंसर है। तो इसमें कौन सा आ रहा है, ऑप्शन नंबर 1, है ना, ये वाला आंसर आ रहा है हमारा। 12.5 रुपीज दोनों का डिफरेंस है, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का, ठीक है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 62। क्वेश्चन नंबर 62 देखिए, एवरेज वेट ऑफ सिया एंड निशा इज 29 kg, एवरेज वेट ऑफ फिजा एंड सिया इज 26 kg,
if the total weight of Nisha and Fiza is 50 kg, what will be the maximum weight in kg amongst the three girls? यहाँ पे तीन गर्ल्स हैं, है ना, सिया है, निशा है और फिजा है ना। इन तीनों का अलग अलग, मतलब पहले सिया और निशा का एवरेज वेट दिया हुआ है, और बाद में फिजा और सिया का एवरेज वेट दिया हुआ है, और बाद में निशा और फिजा का टोटल वेट दिया हुआ है। ठीक है, दोनों का मिला के कितना वेट है इसके, है ना, इसको हम लोग लिख लेंगे, और उसमें से हम लोग को तीनों का अलग अलग वेट निकालना है, और उसमें सबसे ज्यादा किसका वेट ज्यादा है वो हमें फाइंड करना है। तो देखते हैं क्वेश्चन नंबर 62 कैसा है। इसका सॉल्यूशन देखिए। सबसे पहले तो देखिए, ये जो है ना सिया, निशा, इनको हम लोग क्या करेंगे, पूरा नाम नहीं लिखेंगे, इनका इनिशियल लेटर लिख लेंगे। देखो, सिया का एस ले लेते हैं और निशा का ले लेते हैं एन। तो इनका जो वेट का क्या दिया हुआ है, एवरेज वेट दिया हुआ है, एवरेज एवरेज। अब ये दो है ना, दो गर्ल्स हैं, तो इनका एवरेज अगर 29 है, ठीक है ना, तो इसका मतलब क्या होता है, डिवाइड बाय 2 होता है यहाँ पे। तो इनका वेट कितना हो जाएगा दोनों का मिला के, इनका दोनों का मिला के जो वेट होगा, टोटल वेट 29 इंटू 2 होगा, है ना। इसका 2 का इसमें मल्टीप्लीकेशन करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2 9 18 और 2 2 4 58। ठीक है, तो ये पहले याद रख लीजिए, ये समझ गया। सिया और निशा का जो एवरेज वेट है वो 29 है, तो दोनों का जो वेट का टोटल आएगा वो कितना आएगा, 58 केजी आएगा। ठीक है, उसके बाद में जो एवरेज वेट ऑफ फिजा एंड सिया, फिजा और सिया, ये दोनों का जो एवरेज वेट दिया हुआ है वो है 26 केजी। तो यहाँ भी सेम वही है, एवरेज मतलब यहाँ पे डिवाइडेड बाय 2 होगा। ठीक है ना, क्योंकि इसका एक वेट, इसका वेट दोनों का टोटल करने के बाद में, अगर ये कितने हैं टोटल, दो गर्ल्स हैं तो 2 से डिवाइड करते हैं तभी हमें एवरेज मिलता है। ये तो मालूम होगा आप सभी को एवरेज कैसे निकालते हैं। तो इसका मतलब ये यहाँ बोल रहा है कि फिजा और सिया का एवरेज वेट 26 है, तो एक्चुअल उनका दोनों का टोटल वेट कितना होगा, F प्लस एस इज इक्वल टू हो जाएगा ये इंटू 2, मतलब ये 52 केजी हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद में देखिए, एक ये हमारा एक तरह से एक इक्वेशन समझ के चलिए इसको, दूसरा इक्वेशन ये है। ठीक है, और तीसरा क्या बोल रहे हैं, फिजा एंड निशा एंड फिजा, है ना, टोटल वेट ऑफ निशा एंड फिजा इज 50 केजी। अब यहाँ पे हम लोग को एवरेज नहीं दिया है, हमको डायरेक्ट यहाँ पे दिया हुआ है, इन दोनों का वेट दिया हुआ है, निशा प्लस फिजा का जो टोटल वेट है वो हमें कितना 50 केजी दिया हुआ है, एवरेज वेट नहीं है। हाँ, ध्यान रखिए, यहाँ पे 2 का मल्टीप्लीकेशन वगैरह कुछ करना नहीं है, दोनों का सीधा वो वेट का टोटल दिया हुआ है। यहाँ पे एवरेज दिया था तो हमने टोटल निकाल लिया, यहाँ भी एवरेज दिया था तो यहाँ टोटल निकाल लिया, यहाँ ऑलरेडी टोटल दिया हुआ है। ठीक है, अब हमें क्या करना है कि इनका सबका हमें निकालना है, अलग अलग सबका वेट निकालना है। ठीक है, तो उसके लिए हमें क्या कर देंगे, सबका टोटल कर लेंगे पहले। तो देखो, इसमें देखिए सिया प्लस निशा, है ना, ये हो जाएगा कितना है 58, है ना। उसके बाद में पहला ये, दूसरा फिज, है ना, फिजा और सिया, तो प्लस फिजा और सिया। ठीक है, और उसके बाद में क्या है, निशा और फिजा, निशा और फिजा, और इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये जो टोटल वेट है 58 प्लस 52 प्लस 50, 58। देखिए इन दोनों का जो है वो क्या है 58, इन दोनों का क्या है 52, तो यहाँ पे प्लस 52, और प्लस इन दोनों का, है ना, n प्लस एफ कितना है, n प्लस एफ कितना दिया हुआ है 50, बस इसको टोटल कर लीजिए। अब देखिए यहाँ पे क्या क्या हो गया, ये दो बार आ गया, है ना, तो ये 2s प्लस ये भी एफ 2 बार आ गया, तो 2f प्लस 2n इज इक्वल टू, इसको ऐड कर देंगे 8 प्लस 2, 10 प्लस 0 0 हो जाएगा, 1 कैरी और हो गया, 5 3 15, 160 आ गया। ठीक है, यहाँ से 2 कॉमन निकाल लो, तो यहाँ से देखो अंदर क्या बचेगा, एस एफ प्लस एन, यानी तीनों का जो है ये ना, एस एफ एन हम लोगों ने किसके लिए यूज किया है, सिया फिजा और निशा। ठीक है ना,
ये 160 आ गया, तीनों का टोटल जो वेट हो जाएगा वो आ जाएगा 80, है ना। ये 2 जो है इधर जाएगा, तो 160 से डिवाइड, 160 को डिवाइड करेगा तो ये हो जाएगा 80, यानी हमको तीनों का वेट कितना आ जाएगा, टोटल वेट 80 मिल जाएगा। अब यहां से हम लोग देखो, यहां से क्या करेंगे, देखो हमें ये देखो फिजा और सिया, है ना, ये दोनों का वेट हमें मालूम है 52 है, तो यहाँ पे रख देंगे हम लोग 52 प्लस n इज इक्वल टू 80। तो n इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, n इज इक्वल टू आ जाएगा 80 माइनस 52, n इज इक्वल टू 80 माइनस 52, मतलब कितना आ गया, यानी निशा का जो वेट है वो कितना आ गया, 10 माइनस 2 करेंगे तो 8 आ जाएगा, ये हो जाएगा 7 माइनस 2 करेंगे तो 7 माइनस 5 करेंगे तो 2 आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 28 kg। ये किसका वेट आ गया भाई, ये आ गया निशा का। अब यहाँ पे निशा का अगर हमें मालूम है, निशा का वेट अगर 28 है, तो सिया का वेट कितना आ जाएगा, सिया का वेट अभी हम कहाँ निकालें, क्योंकि यहाँ पे एक साथ लिखना है, तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। देखो s प्लस एन इज इक्वल टू है 58, ठीक है। यहाँ पे हमको भी किसका वेट मिल गया है, निशा का वेट मिल गया है, तो s प्लस 28 इज इक्वल टू 58, तो s इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, 58 माइनस 28, मतलब कितना आ जाएगा 30, यानी s यानी सिया का वेट आ जाएगा 30 kg। और इसी तरह से आप निकाल लीजिए फिजा का, है ना, फिजा का वेट कितना आ जाएगा, फिजा का वेट यहाँ पे देखो n की जगह आप 28 रख लो, है ना, तो 28 माइनस कर देंगे 50 में से, तो 50 माइनस 28 कितना होता है, तो ये आता है 2, और ये हो जाएगा 4 माइनस 2 22 kg, तो इसका हो जाएगा 22 kg। और तीनों का वेट मिला के 80 आ रहा है, देखो 8 प्लस 2 10 हो जाएगा, 1 कैरी और हो जाएगा, 3 प्लस 3 6 प्लस 2 8, है ना, 80, तीनों का वेट मिला के 80 आता है, तो इसका मतलब ये है, ये हमारा करेक्ट है। और इसमें सबसे ज्यादा वेट कौन सा है, किसका है, हमें वही बताना है ना, कि मैक्सिमम व्हाट विल बी द मैक्सिमम वेट इन केजी अमंग्स द 3 गर्ल्स। ये जो तीनों गर्ल्स हैं इसमें सबसे ज्यादा वेट किसका है, सिया का वेट सबसे ज्यादा है 30 kg। इसका आंसर आता है ऑप्शन नंबर 3 30, ठीक है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 63। क्वेश्चन नंबर 63 देखिए, a work is completed by some workers in a few days if the number of workers is made 2/3 times the original number of workers, then how many times will be the days required to be increased than the original to complete the same work। ठीक है, ये जो टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं जिसमें कुछ वर्कर्स किसी काम को इतने दिन में कंप्लीट कर लेते हैं, तो वही काम इतने वर्कर्स कितने दिन में पूरा करेंगे, तो उसके लिए ना एक ये आपका फॉर्मूला है इस टाइप का, M1 D1 T1 अपॉन W2 इज इक्वल टू M1 D M2 M2 D2 T2 अपॉन W1। इस फॉर्मूले को आप याद रख लीजिए। यहाँ पे जो है ना, M मतलब मैन, नंबर ऑफ वर्कर्स, और ये नंबर ऑफ डेज, और ये टाइम भी होता है कि इतने आवर्स में, उतने आवर्स में, ठीक है। तो अभी हम लोगों को जो क्वेश्चन दिया है उसमें ये इसका तो कोई यूज ही नहीं है। दूसरी बात, इसमें जो वर्क है वो भी हमारा सेम है, ठीक है, तो उसका भी कोई यूज नहीं है। लेकिन मेन जो है ना, मेन और डे का हमें सिर्फ यहाँ पे दिया हुआ है, क्योंकि यहाँ पे क्या किया है कि पहले जो है हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसको ध्यान से समझिए थोड़ा। क्वेश्चन नंबर 63, इसमें हमें क्या दिया है, कुछ वर्कर्स हैं जो, है ना, एक काम को कुछ दिनों में कंप्लीट कर लेते हैं। अभी यहाँ पे ना वर्कर का नंबर दिया है ना डेज का नंबर दिया हुआ है, लेकिन दूसरा क्या दिया गया है कि इफ द नंबर ऑफ वर्कर्स इज मेड 2/3 टाइम्स, मतलब जो मैन है ना, अगर ओरिजिनल मैन जो है ना, वो समझ लीजिए टोटल नंबर ऑफ वर्कर्स जो है, वर्कर्स अगर हम पकड़ लेते हैं, या नंबर ऑफ मैन्स जो है ना M पकड़ लेते हैं, तो उन्होंने दूसरा क्या किया हुआ है इसमें, इसको क्या कर दिया बाद में 2/3 कर दिया इसका, मतलब आदमियों की जो संख्या थी पहले, जो है ना वर्कर्स जो थे M थे, उसको बाद में 2/3 कर दिया, 2/3
m कर दिया है। तो उसके बाद में उन्होंने क्या पूछा है कि देन हाउ मेनी टाइम्स विल बी द डेज रिक्वायर्ड टू बी इंक्रीज्ड देन द ओरिजिनल टू कंप्लीट द सेम वर्क, है ना। अभी डेज, ओरिजिनल डेज जो है हम समझ के चलते हैं, डेज जो है वो क्या है, ओरिजिनल है डी, ठीक है। तो हमें क्या करना है कि ओरिजिनल डेज, देखो यहाँ पे क्या किया है, नंबर ऑफ वर्कर्स को कम किया हुआ है, तो दिन ज्यादा लगेंगे हमें, तो कितने ज्यादा लगेंगे वही हमें, दिन कितना ज्यादा बढ़ाना पड़ेगा वो हमें हमको फाइंड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग इस फॉर्मूले में अगर देखो M1 मतलब हमारा M है, ठीक है, उसके बाद में D1 कितना है, D है, ठीक है, और अपॉन वर्क तो सेम है, वर्क में कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वर्क जो है वही है। तो यहाँ पे हम लोग वर्क नहीं भी लिखेंगे ना तो चलेगा, वर्क W ही है। और दूसरी केस में भी जो नंबर ऑफ वर्कर्स हैं वो 2/3M है, और D2 हमें निकालना है, और डिवाइडेड बाय W, तो ये W तो कैंसिल ही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ से ये MM भी कैंसिल हो जाएगा, तो D2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, D2 इज इक्वल टू आ जाएगा हमारा ये देखिए, ये इधर चला जाएगा, ठीक है, ये जो है ना ऊपर चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, 3/2D आ जाएगा। यानी हमें जो अभी बाद में जो टाइम लगने वाला है, जितने दिन लगने वाले हैं, वो 3/2 डेज लगने वाले हैं। तो ओरिजिनल डेज कितने हैं, तो इससे कितने हमें, इसमें से हमें ओरिजिनल डेज हमें माइनस कर देना पड़ेगा, तो कितने दिन बढ़ाना है हमें पता चल जाएगा। तो ये आ जाएगा, देखिए ये आ जाएगा 3D माइनस 2D, यानी 1/2D, मतलब 1.5 डे हमें और बढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। जो ओरिजिनल डेज है उससे जो रिक्वायर्ड डेज है वो हमें 1/2 से ज्यादा करना पड़ेगा। तो इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 4, इसका आंसर आ रहा है 1/2, ठीक है। थोड़ा सा बहुत, मतलब मुझे भी उतना अच्छा नहीं लग रहा है, मतलब मजा नहीं आ रहा है इसको सॉल्व करने में। चलिए देखते हैं फिर भी क्वेश्चन नंबर 64। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट कॉर्ड ऑफ अ सर्कल इज 7 मीटर, व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ पैरेलल कॉर्ड टू इट एट अ डिस्टेंस ऑफ 2.1 मीटर। मतलब यहाँ पे एक सर्कल निकालना पड़ेगा अभी हम लोगों को। क्वेश्चन नंबर 64 देखिए, तो यहाँ पे जो दिया हुआ है उसके लिए हम लोग पहले तो फिगर बना लेते हैं। तो सर्कल बनाएंगे पहले। तो सर्कल बनाने के लिए देखिए, मेरा हाथ से इतना अच्छा सर्कल बनता नहीं है, ठीक है, तो मैंने एक थोड़ा सा ये निकाला हुआ है अपना, ये देखिए ऐसा ये बन जाता है हमारा सर्कल। ओके, सर्कल बन गया, इसका ये सेंटर है। और आप लोगों को ये मालूम होगा कि जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, लॉन्गेस्ट कॉर्ड वो क्या होता है, इसका जो डायमीटर होता है वही हमारा लॉन्गेस्ट कॉर्ड होता है, ठीक है। तो ये समझ लीजिए सेंटर O है, ठीक है, और ये कॉर्ड को आप कुछ भी पकड़ लीजिए, AB सपोज, ठीक है। ये हो गया आपका लॉन्गेस्ट कॉर्ड, जिसका जो लेंथ है वो कितना दिया हुआ है, 7 मीटर दिया हुआ है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या हो गया, ये पूरा 7 मीटर, हाँ, ये इतना ही नहीं समझिए यार, तो आप बोलेंगे अरे इसको वो भी 7 नहीं, ये पूरा यहां से लेके यहां तक 7 मीटर है, ठीक है। ये उसका सेंटर है, वो जो है उसका सेंटर है सर्कल का, ठीक है। अभी क्या करना है हमें कि व्हाट विल बी द लेंथ ऑफ द पैरेलल कॉर्ड टू इट। ये जो लॉन्गेस्ट कॉर्ड है इसके पैरेलल एक कॉर्ड दिया हुआ है, समझ लीजिए यहाँ पे दिया हुआ है, और यहाँ इसका जो डिस्टेंस है ना, वो यहां से पकड़ेंगे हम लोग सेंटर से 2.1 मीटर है। ये जो डिस्टेंस है ये हमें दिया है 2.1 मीटर, ठीक है। तो हमें क्या निकालना है, इस कॉर्ड का हमें, ये जो दिख रहा है कॉर्ड, अब दूसरा इसको CD पकड़ लेते हैं। पहला जो कॉर्ड है वो है हमारा AB लॉन्गेस्ट कॉर्ड, जिसका लेंथ 7 मीटर है, और दूसरा जो कॉर्ड है वो जो कॉर्ड है AB से पैरेलल है, और उसका लेंथ हमें मालूम नहीं है, वही हमें फाइंड करना है, ठीक है। तो कैसे फाइंड करेंगे, देखिए
यहाँ पे अगर हम लोग यहाँ पे देखिए ध्यान से, इसको अगर हम लोग इस तरह से यहाँ पे ज्वाइन कर देते हैं तो ये क्या होगा भाई, देखिए ये पूरा जो है ना, ये पूरा है इसका डायमीटर सर्कल का, और ये क्या हो जाएगा, इसका रेडियस हो जाएगा। तो इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 3.5 मीटर हो जाएगा ना, क्योंकि ये पूरा डायमीटर 7 मीटर है ना, तो उसका हाफ रेडियस होता है, तो 3.5 ये हो जाएगा। तो अभी हम लोग यहाँ से ये जो दिख रहा है ना, ये परपेंडिकुलर है, तो ये 90 डिग्री है, तो यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, ये इसको समझ लीजिए आप, कोई भी नाम दे दीजिए, एन दे दीजिए, ठीक है। तो ओ एन डी या ओ डी एन, है ना। तो ये जो है, ये क्या दिख रहा है हमें, एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है। तो यहाँ से पाइथागोरस थ्योरम से हम लोग यहाँ पे जो इसका जो बेस है, इसका हम लेंथ निकाल लेंगे। अगर ये हमें मिल गया तो ये पूरा टोटल भी हमें मिल जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे हम लोग, बहुत इजी है। अब यहाँ से देखिए, ये हो गया हाइपोटेनस, ये हो गया उसका हाइट, ये हो जाएगा बेस। तो हम लोग क्या कर लेंगे, यहाँ पे एज पर पाइथागोरस थ्योरम से, है ना, पीजी थ्योरम, एज पर पीजीटी पाइथागोरस थ्योरम शॉर्टकट में, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, आपका ओडी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा ओ एन स्क्वायर प्लस एन डी स्क्वायर, या डी एन या एन डी जो भी बोल देंगे, एन डी स्क्वायर, चलो एन डी स्क्वायर। तो ओडी कितना दिया हुआ है, 3.5 होल स्क्वायर इज इक्वल टू ओ एन कितना दिया हुआ है, 2.1 होल स्क्वायर प्लस एन डी का होल स्क्वायर, या एन डी स्क्वायर इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, एन डी स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा, है ना। ये एन डी इधर लिखा हुआ है, इसको हम इधर लिख रहे हैं, ये मेरे साथ हमेशा हो रहा है, हर क्वेश्चन में हो रहा है। इसको यहाँ लिखा है ना, हम इस तरफ लिख लेंगे, और ये जो है ना, इसको इधर लेके आएंगे हम लोग, माइनस में आ जाएगा ये। तो 3.5 होल स्क्वायर माइनस 2.1 होल स्क्वायर। अब इसको सॉल्व कर देंगे हम लोगों को, तो एन डी मिल जाएगा, एन और डी मिल जाएगा, ठीक है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कैसा आएगा, देखिए 3.5 का होल स्क्वायर मतलब 35 का स्क्वायर देखना है हमें। तो 35 का स्क्वायर कैसे निकालेंगे, जो भी डिजिट है जिसके लास्ट में या यूनिट डिजिट पे 5 होता है ना, तो उसका स्क्वायर कैसे निकालते हैं, 5 का स्क्वायर लिख लेंगे 25, और ये जो 3 होता है उसके इमीडिएट बाद में कौन सा नंबर आता है, 4, तो 3 4 12 आता है, तो ये 12 25 इसका 3.5 का या 35 का स्क्वायर होता है, तो इसका आ जाएगा 12.25, ठीक है। हो जाएगा 12.25 माइनस इसका कितना आता है 441, है ना, 4.41 इसका स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। तो इसको अगर हम लोग माइनस करते हैं तो ये कितना आता है, देखिए 5 माइनस 1 करेंगे तो 4 आएगा, 12 माइनस 4 करेंगे तो 8 आ जाएगा, और ये 11 माइनस 4 करेंगे तो 7.84 आ जाएगा। अब दोनों साइड में हम क्या ले लेंगे, अभी ये एन डी स्क्वायर है ना, ये एन डी स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया, तो दोनों तरफ स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो एन डी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, ये किसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर रूट क्या आएगा, है ना, ये किस नंबर का स्क्वायर है, 28 का, तो 2.8 आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। ये कुछ नंबर आपको ना याद ही रखना पड़ेगा, ठीक है ना, तभी आप फटाफट कर पाएंगे। तो ये 2.8 आ गया, ये इसका लेंथ कितना आ गया हमारा 2.8, तो ये पूरा सी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, इसका डबल, है ना। तो सी डी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 2.8 इंटू 2, मतलब ये कितना आ जाता है 5.6, ठीक है ना, 28 दूनी 56, और ये डेसिमल है, तो ये 5.6 इसका आंसर कौन सा आता है, ऑप्शन नंबर 2 इसका आंसर आ रहा है, ठीक है। बहुत इजी है, थोड़ा सा लेंदी है, चलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 65। क्वेश्चन नंबर 65 देखिए, आपको यहां दिख रहा होगा, इफ 16 क्यूब इज इक्वल टू अंडर रूट 4 रेज टू पावर k माइनस 5, देन k इज इक्वल टू व्हाट। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 65 कैसा है देखेंगे, इसका सॉल्यूशन। देखिए क्या दिया हुआ है हमें, 16 रेज टू पावर 3 या 16 क्यूब इज इक्वल टू दिया हुआ है अंडर रूट 4 और रेज टू पावर k माइनस 5, ठीक है। अब यहाँ पे क्या करना है, देखिए इस टाइप के क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमें यहाँ ये ना, इसको इंडाइसेस
इंडेक्स या पावर, जो भी बोलना चाहें आप, ठीक है, या हिंदी में इसको घात बोलते हैं, घातांक। तो घातांक का यूज करके हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। तो क्या करना पड़ेगा अभी हमको, यहाँ पे देखो हम इसको क्या लिख सकते हैं, देखिए अभी ध्यान से, इसको 4 स्क्वायर और होल रेज टू पावर 3 लिख सकते हैं। 16 को हम लोगों ने 4 स्क्वायर लिख लिया है, ठीक है, और ये जैसा कि वैसा ही रहने देंगे, 4 रेज टू पावर k-5, ठीक है। अब देखिए, ये आपको ना घात के नियम मालूम होंगे, a रेज टू पावर m होल रेज टू पावर n इज इक्वल टू a रेज टू पावर m इंटू n, दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाता है, तो ये हो जाएगा 4 रेज टू पावर 6 हो जाएगा, और ये ज्यों का त्यों 4k-5। वैसे मेरे तो दिमाग में पूरा मैंने सॉल्व भी कर लिया है, लेकिन आपको तो एक्सप्लेन करके देना पड़ेगा मुझे। आप बोलेंगे ये कहाँ से ले आए आंसर, सीधा आंसर थोड़ी ला सकते हैं सीधे, है ना। तो 4 रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या करेंगे, ये रूट का साइन हमको निकालना है, तो हमको दोनों तरफ स्क्वायर लेना पड़ेगा। तो ये साइन जो है ये हट जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा k-5 ओनली, ठीक है। तो फिर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 4 रेज टू पावर 12 इज इक्वल टू, है ना, 4 रेज टू पावर k-5। फिर से अभी जो घातांक के नियम है ना, रूल्स ऑफ इंडाइसेस, उससे क्या हो जाएगा, ये दोनों बेस सेम है, तो ये दोनों घात भी सेम हो जाती है। तो मतलब 12 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारा, 12 इज इक्वल टू k-5 आ जाएगा। देयरफॉर अभी देखिए फिर से यही वाला है, ये 5 इधर आ जाएगा, ये माइनस का है तो प्लस में आ जाएगा, और k इधर बचा हुआ है, हम उधर ना लिख के इसको इधर लिख लेते हैं, k इज इक्वल टू 12 + 5। इस बात को तो यार बस दिमाग में उतार लो, यहाँ कंफ्यूज मत हो कि यार यहाँ पे क्यों ऐसा लिखते हैं ये, ठीक है ना। हमें k का वैल्यू फाइंड करना है, उसको बहुत अच्छा लगता है अगर लेफ्ट हैंड साइड में लिखा हो, तो राइट हैंड साइड में लिखा हुआ अच्छा नहीं लगता है। तो इसका क्या आ जाएगा, 12 + 5 कर देंगे तो 17 आ जाएगा। इसका आंसर आता है, देखिए ऑप्शन नंबर 4 इसका आंसर आ रहा है 17। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 66। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर स्क्वायर EFGH इज अ रोम्बस with diagonal 28 centimeter and vertices are on the circle with center O. Find the area of the shaded region. देखिए इसमें मैंने पहले से ये फिगर ड्रॉ करके रख लिया है, क्योंकि वो जो वहां क्वेश्चन में जो फिगर रहता है वो मुझे वहां पे मैं एडिट नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मैंने यहाँ पहले से फिगर निकाल के रख लिया है। देखिए उसमें हमें क्या दिया हुआ है, एक EFGH है ना, इसको देखिए स्क्वायर भी बोल सकते हैं या क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल ही बोलेंगे, क्योंकि जितने भी स्क्वायर है आपके, है ना, रेक्टेंगल है या जो रोम्बस है, पैरेललोग्राम है, ये सभी जो है क्वाड्रिलेटरल्स है, ठीक है। तो इसको हम क्वाड्रिलेटरल बोलना ज्यादा उचित रहेगा। तो ये जो क्वाड्रिलेटरल EFGH दिया हुआ है हमें, वो क्या है, एक रोम्बस है। रोम्बस क्या होता है कि इसके अपोजिट साइड जो है इक्वल साइड, है ना, उसकी जो लेंथ होती है इक्वल होती है, ठीक है ना। अब इसी में जो है इसमें करीब करीब ये स्क्वायर दिख रहा है, हालांकि ये आपको ये फिगर में स्क्वायर जैसा नहीं दिख रहा होगा, क्योंकि ये मैंने हाथ से ड्रॉ किया हुआ है, ठीक है ना। तो थोड़ा सेंटर इधर उधर हो जाता है, तो उससे वो वैसा दिख नहीं रहा है एग्जैक्ट। आपको जो है यहाँ पे जो क्वेश्चन पेपर में देखेंगे ना, तो आप ये पूरा स्क्वायर दिखता है, ठीक है। तो ये एक्चुअली एक स्क्वायर ही है, ठीक है, जिसका हमें डायगोनल दिया हुआ है। डायगोनल हमें कितना दिया हुआ है, 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ये जो डायगोनल है, मतलब FH जो है हमें 28 सेंटीमीटर दिया हुआ है। और ये जो डायगोनल है, ये हमें क्या दिख रहा है, ये सर्कल से होकर, ये सेंटर से होकर जा रहा है सर्कल के, तो ये क्या होगा, ये इसका डायमीटर होगा, क्योंकि डायमीटर जो होता है वो सर्कल से होकर जाता है, ठीक है ना। सर्कल से थोड़ा भी इधर उधर हो जाएगा ना, तो वो फिर डायमीटर नहीं होता है, ठीक है ना। ये एग्जैक्ट सर्कल सेंटर से जा रहा है, इसलिए ये सर्कल का डायमीटर है। इसका मतलब इसकी रेडियस कितनी आ गई, रेडियस इज इक्वल टू आ जाएगा 14 सेंटीमीटर। तो इससे हमें क्या मिल जाएगा, देखिए ये सर्कल का एरिया भी मिल जाएगा, और ये 28 सेंटीमीटर जो डायगोनल दिया है उससे हमें ये जो स्क्वायर है इसका भी एरिया मिल जाएगा, ठीक है। तो देखते हैं कैसा सॉल्व करना है इसको। क्वेश्चन नंबर 66 देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, एरिया ऑफ सर्कल निकाल लेंगे। एरिया ऑफ सर्कल,
सर्कल, हमें इसमें क्या करना है, हमें ये जो शेडेड पार्ट है ना, इसका हमें एरिया निकालना है। तो सबसे पहले हम पहले पूरे सर्कल का एरिया निकाल लेंगे। तो एरिया ऑफ सर्कल इज इक्वल टू क्या है, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, पाई यानी 22/7, और आर कितना आ गया हमारा अभी 14 सेंटीमीटर। तो ये 14 इंटू 14 कर दीजिए। ठीक है ना, वहां कहाँ इसका स्क्वायर निकालते बैठना है, सीधे 7 से ये 2 टाइम्स कट हो जाएगा। ठीक है, 22 इंटू 2 हो जाएगा 44, और 44 में 44 इंटू 14 करते हैं, चलो। और इसका देखो, 14 चौको 56 की 6, 5 14 चौको 56, और 5 61, 616। ये क्या आ जाएगा भाई, हमारा एरिया है, इसलिए ये आ जाएगा स्क्वायर सेंटीमीटर में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि इसमें सेंटीमीटर का 2 बार मल्टीप्लीकेशन हो रहा है। ठीक है, तो स्क्वायर सेंटीमीटर आएगा। ये आ गया हमारा एरिया ऑफ सर्कल। अब जो ये हमारा जो दिख रहा है स्क्वायर, इसका एरिया निकाल लेंगे हम लोग। इसका एरिया ऑफ ये जो स्क्वायर दिया हुआ है हमें ई एफ जी एच, इसका एरिया निकाल लेंगे। तो इसका एरिया कैसे निकालेंगे, यहाँ हमें साइड तो दिया हुआ नहीं है, लेकिन डायगोनल दिया हुआ है। तो डायगोनल का भी एक फॉर्मूला होता है ना, डी स्क्वायर अपॉन 2। तो एरिया ऑफ स्क्वायर ई एफ जी एच, लिखने की वैसे जरूरत नहीं है, लेकिन फिर ठीक है, फिर भी लिख देता हूं मैं। तो क्या आ जाएगा इसका, डी स्क्वायर, डायगोनल का स्क्वायर अपॉन 2। डायगोनल कितना दिया है हमें, 28 इंटू 28, और डिवाइडेड बाय 2। 2 से ये 14 टाइम्स है ना, 14 दूनी 28, और अभी 14 का 28 में मल्टीप्लीकेशन कर देंगे तो कितना आ जाएगा, देखिए 14 8 जार 112, तो इसका 2 आ जाएगा। 11 हमारा है ना, 11 जो है आपका कैरी ओवर हो जाएगा, और 14 2 जार 28 प्लस 11 कितना हो जाएगा 39, 392 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये आ गया हमारा किसका एरिया आ गया, ये स्क्वायर का एरिया। अब हम क्या करेंगे, ये सर्कल में से, ये पूरे सर्कल में से स्क्वायर का एरिया माइनस कर देंगे। तो कितना आएगा, देखिए यहीं पे लिखता हूं मैं, सर्कल का कितना एरिया 616, और इसका कितना आ गया, हमारा स्क्वायर का एरिया आ गया 392। अगर हम इसको माइनस कर देंगे तो क्या मिलेगा हमें, देखिए 4, और ये 11 माइनस 9 करेंगे तो ये आ जाएगा 2, और ये हो जाएगा 5 माइनस 3, ये भी हो जाएगा 224। अब देखिए ध्यान से देखिए, ये जो 224 आया किसका जो आया है, ये देखो, ये पूरा सर्कल में से हमने इसको पूरा माइनस कर दिया, तो बचा क्या, ये 4 पार्ट बचे हुए हैं। ठीक है, और ये चारों पार्ट का एरिया कितना है, 224 स्क्वायर सेंटीमीटर है। तो एक पार्ट है ना, हमें सिर्फ इसका निकालना है, एक ही पार्ट का निकालना है, शेडेड पार्ट का। तो 4 पार्ट का अगर इतना होता है, तो एक पार्ट का कितना, डिवाइडेड बाय 4 करेंगे। ठीक है, तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, 4 5 जार 20, और 4 6 जार 24, 56 स्क्वायर सेंटीमीटर। तो इसका आंसर आ जाएगा, और जो शेडेड पार्ट दिया हुआ है उसका एरिया कितना आ जाएगा हमारा 56 स्क्वायर सेंटीमीटर। ये उसका आंसर है। ठीक है, थोड़ा सा मुझे यहाँ भी लिख सकता था वैसे मैं, लेकिन क्या सब थोड़ा नीचे लिखने में दिक्कत होती है, इसलिए मैं यहीं पे लिख दिया है, चलता है, कोई नहीं है बात। ये कोई हम डिस्क्रिप्टिव एग्जाम नहीं कर रहे हैं, ध्यान में रखिए, हम कहीं भी कैसे भी लिख सकते हैं। लेकिन जब डिस्क्रिप्टिव एग्जाम का पेपर होता है ना, वहां पे हम ऐसा कहीं कहीं भी कुछ नहीं लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए आ गया हमारा आंसर, इसका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 1, 56 स्क्वायर सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 67। क्वेश्चन नंबर 67 देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग 2 अल्टरनेटिव्स आर परफेक्ट क्यूब नंबर्स। तो यहाँ पे 4 ऑप्शंस हमें दिए हुए हैं, अलग अलग नंबर्स दिए हुए हैं, उनमें से हमें बताना है कि कौन से परफेक्ट क्यूब नंबर्स हैं। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 67, इसमें देखिए पहला जो दिया हुआ है वो नंबर हमें क्या दिया हुआ है, 0.0270। ठीक है, ये क्यूब इसका निकालना है। तो देखिए क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको पहले तो क्या करेंगे, इसको थोड़ा सा इजी वे में लिख लेंगे। तो देखिए क्या कर सकते हैं हम, इसको ऊपर है ना, यहाँ डेसिमल है। ठीक है, तो ऊपर हम 0 ने 4 डिजिट के बाद डेसिमल है, तो यहाँ पे हम लोग 4 डिजिट, एक 1 के बाद में 4 0 लगा लेंगे। ठीक है, और यहाँ पे डेसिमल निकल जाएगा, डेसिमल निकल जाएगा तो क्या बचेगा, 0 है ना, सिर्फ 27 ही बचेगा।
है ना, है ना, यहाँ से अगर जीरो, अगर ये डेसिमल निकाल दिया तो ये डबल जीरो हो जाएगा, 270, है ना, 270 हो जाएगा, है ना, जीरो बाद में जीरो का, पहले जीरो का कोई वैल्यू नहीं रहता, लेकिन बाद में जीरो का वैल्यू रहता है। तो एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए इसका क्यूब हम निकाल सकते हैं, ये किसका क्यूब है, ये तीन का, है ना, इसका क्यूब रूट कितना आएगा, 3 आएगा, क्योंकि ये 3 का क्यूब है। और ये 1000 है, तो ये किसका क्यूब है, 10 का। तो ये परफेक्ट क्यूब नंबर है, पहला वाला जो है हमारा वो परफेक्ट क्यूब नंबर है, क्योंकि हम लोग इसका क्यूब रूट निकाल सकते हैं, ठीक है ना। इसका क्यूब रूट कितना आ गया, 0.3। ठीक है, इस नंबर का क्यूब रूट कितना आ गया, 0.3। दूसरा देखिए, दूसरे ऑप्शन में क्या दिया हुआ है, 0 पॉइंट माइनस में दिया हुआ है, माइनस भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। 0 0 3 बार 0 है, 625। अगर हम इसको ऐसा लिखते हैं 625 और डिवाइडेड बाय, देखो 1 2 3 4 5 6 0, 1 2 3 4 5 6 0 है। अब यहाँ पे देखिए हम लोग इसका क्यूब है क्या, ये क्यूब नंबर है, 625 नहीं है, ये स्क्वायर नंबर है, 25 का स्क्वायर है, और ये जो है ये 1000 का स्क्वायर है। ये दोनों भी नंबर क्यूब रूट नहीं है, तो ये परफेक्ट क्यूब नहीं है, सेकेंड नंबर का परफेक्ट क्यूब नहीं है। थर्ड वाला देखिए, थर्ड में क्या दिया हुआ है, -13.310। इसको भी हम लोग वैसे ही लिख लेंगे, 13310। और नीचे कितने, वन के बाद में कितना जीरो आ जाएगा, 1 2 3, 1 2 3। अब उसमें से एक एक जीरो कैंसिल हो जाएगा। अब ये भी देखिए, यहाँ पे भी जो है ना, ये जो नंबर दिख रहा है आपको, ये तो क्यूब है, ठीक है ना, ये नंबर तो क्यूब है 11 का, लेकिन 100 का क्यूब रूट आता है क्या, नहीं, 100 क्या है, हमारा स्क्वायर नंबर है, तो इसका क्यूब रूट नहीं निकलेगा। तो ये भी हमारा थर्ड नंबर भी जो है परफेक्ट क्यूब नंबर नहीं है। और बचा भी फोर्थ नंबर का, देखिए फोर्थ में क्या दिया हुआ है, 0.0729। इसको हम ऐसा लिख सकते हैं, 729 डिवाइडेड बाय, देखिए 1 के बाद कितना जीरो लगाना पड़ेगा, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4। ठीक है, अब ये क्यूब रूट है, ठीक है, ये किसका क्यूब रूट है, 9 का, या इसका क्यूब रूट क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये 9 का क्यूब है। और इसका क्या आ जाएगा, इसका 10 आ जाएगा। तो इसका मतलब ये 0.9 इसका क्यूब रूट आ जाता है इसका, ठीक है। तो ये भी एक क्यूब रूट है। मतलब हमारे दो ऑप्शंस कौन कौन से हैं, ऑप्शन नंबर 1 एंड ऑप्शन नंबर 4 जो है वो परफेक्ट क्यूब नंबर्स हैं। इसका जो आंसर शीट में पता नहीं क्यों सभी के सभी क्यूब रूट दे दिया है, जबकि ये दोनों क्यूब है ही नहीं, ये स्क्वायर नंबर है, ये स्क्वायर नंबर है। और इसमें भी जो आपका थर्ड नंबर है, इसमें ये तो क्यूब है, लेकिन नीचे जो है डिनोमिनेटर जो है वो क्यूब नंबर नहीं है। तो ये परफेक्ट क्यूब कैसे होगा भाई, है ना। तो इसमें से सिर्फ दो, फर्स्ट और फोर्थ जो है वही परफेक्ट क्यूब नंबर्स हैं, ठीक है। आपको भी शायद, आप भी बोलेंगे यार आंसर शीट कैसी गलत हो सकती है, हो क्या बता सकते हैं। देखिए जो है मुझे जैसा लग रहा है, मैंने तो इस हिसाब से आपको बताया है, ठीक है। चलिए देखते हैं इसका आंसर कौन सा आ गया फिर, फर्स्ट एंड फोर्थ इसका आंसर है, ठीक है। आंसर शीट में फर्स्ट भी दिया है, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड थर्ड, फर्स्ट एंड फोर्थ सभी दे दिया है। चलिए, लेकिन मेरे हिसाब से फर्स्ट एंड फोर ही करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 68। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, बाय हाउ मच इज द ग्रेटेस्ट ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज ग्रेटर देन द स्मॉलेस्ट ऑफ द गिवन नंबर्स। जितनी भी नंबर्स हैं पूरी फ्रैक्शन में दी हुई है, ठीक है। तो फ्रैक्शन और सभी का डिनोमिनेटर एकदम अलग 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 है, ठीक है। तो हमें तो इसमें सबसे पहले ये देखना पड़ेगा सबसे बड़ा ये जो है ना फ्रैक्शन कौन सा है और सबसे छोटा कौन सा है। तो मैं अपनी बेसिक मेथड आपको बताता हूं। क्वेश्चन नंबर 68 देखिए, देखिए जब भी कोई हमें ये दिया है, सपोज अभी पहला वाला जो फ्रैक्शन है ना 5/14 है, तो इसे हम कैसे देखेंगे भाई, ये इसका मतलब क्या होता है, 5/14 का मतलब क्या है कि 5 में 14 का डिवीजन दिया हुआ है, तो डिवीजन करके देख लो, जो भी आएगा उससे हमें थोड़ा पता चल जाएगा,
है ना। तो एक बाद में एक छोटा एक ट्रिक भी बता दूंगा आपको। तो देखिए इसको करेंगे, अगर हम 5 में 14 का डिवीजन करना है अगर, तो कितना आएगा। पहले डिवीजन नहीं जाता है तो हम लोग सबसे पहले क्या लेते हैं, यहाँ पे डेसिमल लेते हैं, यहाँ एक जीरो लग जाता है, ठीक है। अभी देखिए 14 से कितने बार, 14 दूनी 28, 14 तिया 42, 14 जो 56 ज्यादा हो जाएगा, 14 तिया 42 ही लेना पड़ेगा हमें, ठीक है। यहाँ पे बचेगा 8, ठीक है, फिर एक जीरो लग जाता है, 14 पंचे 70, ठीक है। तो इसका क्या आ जाएगा आपका 5/14 जो है उसका वैल्यू आएगा, ठीक है। बाद में कोई डेसिमल के बाद 2 नंबर निकाल लिया तो सफिशियंट है, ठीक है। तो इसका आ गया, कितना आ गया 3.5 0.35, ठीक है। दूसरा जो नंबर दिया है 1/2, इसका तो बहुत इजी है, 0.5 ही आता है, मालूम है आपको, हाफ यानी 0.5। तीसरा जो दिया है हमें दिया है 7/15, 7/15 भी हम लोग क्या करेंगे, 7 में 15 को है ना, 15 से डिवाइड करेंगे 7 को, तो सबसे पहले तो डेसिमल लगेगा, यहाँ पे डेसिमल का यहाँ जीरो लग जाता है, ठीक है। तो है ना, 15 से हम लोग कितने बार इसको कर सकते हैं, 6 टाइम, नहीं 6 नहीं, 15 छिक्का 90, 15 75, 15 चौको 60, है ना, 4 टाइम्स ही कर पाएंगे, तो ये आ जाएगा आपका 10, ठीक है। एक बार और जीरो आ जाएगा, और 15 छिक्का 90, ठीक है। अब ये फिर से 10 आ जाएगा, फिर एक जीरो आ जाएगा, तो ये 6 आते रहेगा, मतलब इसका वैल्यू आ गया हमारा 0.46। देखिए इनको सबको ध्यान से देखिए, ये पहला जो है ये है 0.35, दूसरा है 0.5, तीसरा है 0.46, ठीक है। चौथा देखते हैं 6/7, तो 6 में हमें 7 को डिवीजन, 7 से डिवीजन देना पड़ेगा, तो ये आ जाएगा 0. यहाँ एक जीरो लग जाएगा, 7×8 = 56, ठीक है। तो यहाँ पे 4 बचेगा, और फिर एक जीरो आ जाएगा, तो 7×5 = 35, ये आ जाएगा आपका 5, ठीक है ना। ये माइनस करना पड़ता है, मैं कहीं माइनस नहीं लगा रहा हूँ, आप समझ के चलिए, ये सब बताने की जरूरत नहीं है। तो ये आ जाएगा सिर्फ 5, फिर एक जीरो आ जाएगा, फिर ये आगे चलता रहेगा, हमें सिर्फ डेसिमल के 2 नंबर तक ही सफिशियंट है। उसके बाद बचा है अभी 3/5, तो 3 में 5 को डिवीजन करना है, 5 से डिवीजन करना है, तो ये आ जाएगा आपका यहाँ पे डेसिमल के बाद जीरो, ये 6 टाइम कट हो जाएगा सीधे सीधे, 5×6 = 30 पूरा डिवाइड होता है, तो इसका वैल्यू आ गया आपका 0.6। अब बताइए इसमें 0.35, 0.5, 0.46, 0.85 और 0.6 ये हमें मिल गए सभी, जितने भी फ्रैक्शंस है, ये पहला फ्रैक्शन, ये दूसरा, ये तीसरा, है ना। और ये कौन सा है, ये 6/7 है, और ये कौन सा है, ये हमारा 3/5 है, ठीक है। तो हमें सभी फ्रैक्शन के डेसिमल में आपको वैल्यूज मिल गए, तो इससे हमें इजीली पता चल जाएगा कि सबसे बड़ा कौन है। तो सबसे बड़ा कौन है, 85, यानी हमारा फ्रैक्शन 6/7 जो है वो सबसे बड़ा है, और सबसे छोटा कौन सा है, ये 6 है, 0.6 है, ये 4.6 है, ये 5 है, तो 0.35 सबसे छोटा है, तो -5/14, ठीक है। बस अब इन दोनों का डिफरेंस निकाल लीजिए, इसका एलसीएम आ जाएगा 14, है ना। 14 में 7 को पहले डिवाइड करते हैं, तो 7 2 जार 14, और 2 × 6 कर देते हैं, तो 12 आ जाता है यहाँ पे, ठीक है। -14 को 14 में डिवाइड करेंगे तो 1 आएगा, 1 × 5 करेंगे तो 5 आएगा, 12 - 5 करेंगे तो 7/14 आएगा। इसको और सॉल्व करेंगे तो ये 1 और ये 2 टाइम्स कट हो जाता है, 1/2। इसका आंसर आ जाता है ऑप्शन नंबर 4, 1/2। देखिए कितना इजी है, ये बेसिक मेथड है ना, हमें यही सिखाया है। लेकिन आजकल है ना बहुत कुछ नए नए मेथड है यूट्यूब पे, आप देख सकते हैं, ठीक है, आपके नॉलेज के लिए। देखो इसमें से ना जो ये होता है डिनोमिनेटर, उसमें इसमें से इसको माइनस करके देख लो, तो ये इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, 9 आ रहा है, इसका कितना 1 आ रहा है डिफरेंस, इसका कितना 8 आ रहा है। तो जितना ज्यादा डिफरेंस होगा डिनोमिनेटर और न्यूमरेटर में, वो उतना छोटा होता है, ठीक है। और उसके बाद में इसका डिफरेंस कितना आ रहा है, इसका 1 आ रहा है, इसका 2 आ रहा है, ठीक है ना। तो इसमें सबसे छोटा कौन है, 9, और सबसे बड़ा कौन सा है, 1 वाला, ठीक है। वैसे तो ये भी है, लेकिन इसका वैल्यू जो है 0.85 आता है, इसका 0.5 आता है, ठीक है ना। इसमें भले ही डिफरेंस एक है, लेकिन इन दोनों में से
ये वाला बड़ा है। तो हमको एक आइडिया आ जाता है कि कौन सा बड़ा हो सकता है, कौन सा छोटा हो सकता है, बाकी कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए, तो इस तरह से इसका आंसर है आपका ऑप्शन नंबर 4, 1/2। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 69। क्वेश्चन नंबर 69 देखिए, आपको क्वेश्चन दिख रहा होगा और मैंने क्या किया है, सारे फिगर्स यहाँ पे ड्रॉ करके रख लिए हैं। ठीक है ना, इसको ड्रॉ करने में टाइम जाता है, उतने टाइम तक आप क्या करेंगे, बोर हो जाएंगे, इसलिए पहले से ही ड्रॉ कर दिया है मैंने। तो डायगोनल्स ऑफ द blank या dash are perpendicular bisectors of each other. Choose the correct alternative from given options to complete the above statement. तो इसमें जो एक है ना, रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है एक तरह से। तो यहाँ पे रिक्त स्थान दिया हुआ है, वहां पे करना क्या है हमें, ऐसे जो शेप्स जिनमें जो डायगोनल्स होते हैं वो एक दूसरे के परपेंडिकुलर होते हैं और एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, दोनों उसमें रहना चाहिए। तो ऐसे कौन कौन से होंगे, तो देखिए, सबसे पहला जो रेक्टेंगल है, ये एक दूसरे को बाइसेक्ट तो करते हैं। ठीक है, ये दोनों है ना, ये जो साइड है और ये जो साइड है एक ही लेंथ की होती है, और ये साइड एक ही लेंथ की होती है, लेकिन ये जो एंगल है, ठीक है ना, ये एक दूसरे के, ये जो डायगोनल्स हैं एक दूसरे के परपेंडिकुलर नहीं होते। ये यहाँ पे एक एंगल बनता है, परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए, तो यहाँ तो 90 डिग्री नहीं है, तो इसका मतलब फर्स्ट ऑप्शन तो हमारा नहीं आएगा। सेकंड में देखिए, ये स्क्वायर है, स्क्वायर के जो दो डायगोनल्स है ये एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं, तो ये है ना, इसका लेंथ और इसका लेंथ एक जैसा होता है, और ये वाली लेंथ और ये लेंथ एक जैसी होती है। ठीक है, साथ में ये जो है एक दूसरे से परपेंडिकुलर भी होते हैं, यानी इनका जो इंटरसेक्शन पॉइंट होता है वहां पे 90 डिग्री का एंगल बनता है। इसलिए ये वाला जो ऑप्शन है बी हमारा करेक्ट है, जो यहाँ पे परफेक्ट आएगा। ठीक है ना, उसके बाद जो सी है, ये भी देखिए रोम्बस है। ठीक है, रोम्बस में भी सेम वही होता है, बाइसेक्ट होता है, ये और ये दोनों, है ना, ये और ये दोनों सेम लेंथ के होते हैं। ठीक है, भले इसकी लेंथ ज्यादा होती है, लेकिन यहाँ पे यहां से यहां तक और यहां से यहां तक, बाइसेक्ट मतलब दो समान भागों में विभाजित करना। तो ये वाला जो डायगोनल है, इस डायगोनल को दो समान भागों में, है ना, बाइसेक्ट करता है, और ये जो डायगोनल है छोटे वाले डायगोनल को भी दो समान भागों में बाइसेक्ट करता है, और साथ ही में यहाँ पे एंगल भी 90 डिग्री का होता है। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन भी हमारा करेक्ट है। ठीक है, और यहाँ देखिए, ये है पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये बाइसेक्ट तो ठीक है यहाँ भी होता है, लेकिन यहाँ फिर से ये एंगल जो है वो 90 डिग्री का नहीं होता, तो ये भी हमारा ऑप्शन नहीं है। यहाँ भी देखिए, ये परपेंडिकुलर तो है, ये दोनों डायगोनल एक दूसरे के परपेंडिकुलर हैं, लेकिन बाइसेक्ट हो रहे हैं क्या, नहीं हो रहे हैं, क्योंकि ये जो है ना, ये वाला यहाँ से यहाँ तक का जो डायगोनल का लेंथ अलग होता है और ये अलग होता है। ठीक है ना, तो इसका मतलब ये भी हमारा आंसर नहीं है। तो करेक्ट आंसर कौन कौन से आएंगे, बी और सी इसका करेक्ट आंसर आएगा, मतलब ऑप्शन नंबर 2 आएगा, ओनली बी एंड सी। इस क्वेश्चन का क्वेश्चन नंबर 69, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर डाला ही नहीं है, क्वेश्चन नंबर 69 कर रहे हैं हम लोग, इसका जो आंसर है वो सेकंड नंबर का आएगा, ओनली बी एंड सी। सिर्फ बी और सी ऐसे शेप्स हैं जिसमें डायगोनल्स जो है एक दूसरे को बाइसेक्ट भी करते हैं और एक दूसरे के परपेंडिकुलर भी होते हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 70। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, इसमें सिर्फ हमें ऑब्जर्वेशन ही करना है, और ये क्वेश्चन आपको वहां दिख रहा होगा विथ फिगर। ठीक है, लेकिन मैं उस फिगर में आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूं, इसलिए मैंने यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लिया है। तो क्या है क्वेश्चन नंबर 70, ऑब्जर्व द टू प्लेन्स x एंड y शोन इन द डायग्राम एंड सिलेक्ट टू करेक्ट स्टेटमेंट फ्रॉम गिवन। तो ये जो हमें डायग्राम दिया हुआ है ना, सेम वैसे ही है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो हमें ये दो प्लेन दिए हुए हैं, एक है x, ये वाला प्लेन है, और एक प्लेन ये वाला है ना, y। ऐसे दो प्लेन दिए हुए हैं, और इसमें इसके बेसिस पे इसको हमें ऑब्जर्व करना है, और जो चार स्टेटमेंट्स हमको दिए हुए हैं उनमें से दो कौन से करेक्ट है हमें वो बताना है। तो पहला स्टेटमेंट क्या है, देखिए, पॉइंट एफ बी एंड सी, देखिए एफ बी एंड सी
आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट प्लेन्स। तो ये दोनों डिफरेंट प्लेन में है क्या? नहीं है, ये तो एक ही प्लेन में है। एक्स जो प्लेन दिया हुआ है हमें, है ना, ये जो एक्स दिया हुआ है इसी में है। तो इसका मतलब क्या है? पहला वाला जो है वो क्या आ जाएगा? इनकरेक्ट आ जाएगा हमारा। क्वेश्चन नंबर 70 देखिए, पहला जो है हमारा क्या आ रहा है? पहले में क्या बोला गया है हमें कि पॉइंट एफ बी एंड सी आर बिलोंगिंग टू डिफरेंट प्लेन। ये तो एक ही प्लेन में है, मतलब ये तो इनकरेक्ट हो गया। हमें क्या करना है? करेक्ट आंसर देना है। ठीक है, सेकंड नंबर का स्टेटमेंट क्या कह रहा है देखिए, अ लाइन इज फॉर्म्ड वेयर टू प्लेन्स इंटरसेक्ट। कि जो दोनों प्लेन है ना, जहां इंटरसेक्ट हो रहे हैं, देखिए यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहा है, यहाँ भी इंटरसेक्ट हो रहा है, तो वहीं पे ये लाइन बनी हुई है। तो ये स्टेटमेंट हमारा करेक्ट है। ठीक है, थर्ड क्या बोल रहा है? पॉइंट ए जी एंड ई आर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लाइंग इन द सेम प्लेन। देखिए ए जी और ई नॉन कोलिनियर मतलब एक लाइन में नहीं है ना, एक इधर है, एक इधर है, एक इधर है। अगर ये जी यहां होता तो फिर ये एक ही लाइन में हो जाते। ठीक है, तो ये नॉन कोलिनियर है और एक ही प्लेन में है एंड लाइंग इन द सेम प्लेन। तो ये वाला हमारा थर्ड नंबर का जो स्टेटमेंट है वो भी करेक्ट है। ठीक है, उसके बाद में फोर्थ क्या दिया? टू प्लेन्स आर पैरेलल टू ईच अदर। ये दोनों प्लेन जो दिए हुए हैं, मतलब प्लेन एक्स और प्लेन वाई, ये दोनों पैरेलल दिख रहे हैं आपको? नहीं है, ये तो दोनों एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये पैरेलल कैसा होगा? पैरेलल का मतलब ही क्या होता है कि वो कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करते, उन्हें पैरेलल कहा जाता है। ये तो कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये वाला स्टेटमेंट फोर्थ भी हमारा जो है इनकरेक्ट है। तो हमारे करेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से होंगे आपके? ऑप्शन 2 एंड 3 इसका करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, तो बहुत इजी है, सिर्फ ऑब्जर्व करके ही हमें सॉल्व करना है। इसमें कोई कैलकुलेशन, कोई फॉर्मूला कुछ नहीं है। बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए क्वेश्चन नंबर 71 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 71 देखिए, स्पंदन परचेज्ड 2 articles each for rupees 3,750 when 8% discount was declared. How many rupees should he pay to the seller for this purchase? तो देखिए स्पंदन जो है उन्होंने क्या किया, 2 आर्टिकल्स परचेस किए और जिसका एक आर्टिकल का जो कीमत है वो 3,750 रुपए है। ठीक है, और उन्होंने कब खरीदा? जब 8% डिस्काउंट डिक्लेयर कर दिया, मतलब सेल वगैरह लगा रहता ना, परसेंट छूट इतने परसेंट, 10%, 12%, 15% छूट लिखी हुई होती है, सेल टाइप का लगा होता है। तो एक डिस्काउंट दिया उन्होंने, सेलर ने, तब उन्होंने उस समय उसको परचेस किया है 2 आर्टिकल्स। तो अगर सपोज आर्टिकल जब वो परचेस कर रहे हैं उस समय अगर उनको कोई कमीशन नहीं मिलता तो कितने में परचेस करना पड़ता? तो देखिए क्वेश्चन नंबर 71 क्या है? स्पंदन ने एक आर्टिकल कितने में परचेस किया? 3,750 में। तो 2 आर्टिकल के कितने पैसे हो जाएंगे भाई? टोटल 2 आर्टिकल को प्लस कर दो सीधा सीधा, 5 + 5 10, 1 कैरी और हो गए, 8 + 7 15, 1 कैरी और हो गए, 3 + 3 6 + 1 7। तो अगर डिस्काउंट वगैरह नहीं मिलता तो उन्हें कितना रुपीस देना पड़ता? 7,500 रुपीज। लेकिन सेलर ने क्या किया है, जितना भी है ना, जो भी कीमत होगा, देखिए इसके ऊपर आप 8% निकालिए या ये टोटल के ऊपर 8% निकालिए, दोनों एक ही बात है। तो 8% का डिस्काउंट दे दिया उन्होंने, सेलर ने। तो ये 2 0 कैंसिल हो गए। इसको अगर हम मल्टीप्लाई करेंगे तो 8 5 40, 4 कैरी ओवर हो जाएगा, 8 7 56 + 4 600। तो इतना क्या हो गया, ये इतने रुपीस उन्हें क्या मिल गया? डिस्काउंट मिल गया। मतलब उन्हें सेलर को कितने पैसे देना पड़ेगा? तो एक्चुअली उसकी जो प्राइस है ना, 2 आर्टिकल्स की प्राइस है वो 7,500 होती है, लेकिन इतना उन्हें डिस्काउंट मिल गया, मतलब इतने रुपए उन्हें कम देना पड़ेगा। तो इसको अगर हम इसमें से माइनस करते हैं तो कितना बचता है? देखो ये 0 0 15 - 6 करेंगे तो ये हो जाएगा 9 और ये हो जाएगा 6। 6,900 रुपीज उन्हें सेलर को देने होंगे। ठीक है ना, तो यहाँ पे रुपीज का साइन ऐसा लिखना चाहिए। ठीक है, तो इसका आंसर कौन सा आ रहा है? ऑप्शन नंबर 3, 6,900 रुपीज। बहुत इजी क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 72।
क्वेश्चन नंबर 72 देखिए, इन द एडजॉइनिंग फिगर ऑफ ट्राइंगल EFG, point H is the midpoint of the segment FG. If measurement of angle EFH is equal to 45 degree and length of EF is equal to length of EG is equal to 10 under root 2 centimeter, then length of EH is equal to क्वेश्चन मार्क, हमें लेंथ ऑफ EH हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे मैंने पहले से ही फिगर ड्रॉ कर लिया है एज यूजुअल, क्योंकि मैं करूँगा आपको बोर हो जाएगा। ठीक है ना, तो यहाँ पे हमें क्या दिया हुआ है, एक ट्राइंगल दिया हुआ है EFG। ठीक है, इसमें हमें क्या दिया हुआ है, इसमें एक एंगल दिया हुआ है हमें, एंगल EFH जो है उसका एंगल हमें दिया है 45 डिग्री। ठीक है, अच्छा अभी यहाँ पे एक चीज ध्यान रखिए, ये क्या दिख रहा है यहाँ पे, ये दोनों साइड में यहाँ पे ऐसा साइन है, इसका मतलब क्या है, ये दोनों साइड जो है इक्वल है। ठीक है, ये इक्वल लेंथ के हैं, इसका मतलब ये कौन सा ट्राइंगल हो गया, आइसोसेलेस ट्राइंगल हो गया। और आइसोसेलेस ट्राइंगल जब होता है तो यहां जैसे इस साइड के सामने वाला एंगल अगर 45 है और ये साइड इक्वल है, तो इसके सामने वाला एंगल भी 45 डिग्री ही होगा। ठीक है, ये थ्योरम है। ठीक है, तो ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है, 45 प्लस 45 कितने हो गए, 90 डिग्री। तो बचा अब ये वाला एंगल कौन सा, EFG है ना, सॉरी FEG। तो FEG कौन सा, कितना हो जाएगा, ये दोनों अगर 90 हैं, ये दोनों का टोटल अगर 90 है तो ये 90 डिग्री का हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अब देखिए, अब ये जो एंगल है आपका, ये राइट एंगल ट्राइंगल भी बन गया है। आइसोसेल्स तो है, साथ में राइट एंगल ट्राइंगल भी बन गया है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 72 ध्यान से देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब हमें क्या करना है, हमें इसका लेंथ निकालना है, EH का लेंथ निकालना है। और जो H जो है वो मिड पॉइंट है, ये दोनों का मतलब ये जो है ना सेगमेंट FG, इसका बिल्कुल मिड पॉइंट है, बिल्कुल सेंटर में है, तो इसका लेंथ और इसका लेंथ एक जैसा होगा। ठीक है, तो हमें इसका लेंथ निकालना है। अब ये कैसे निकलेगा, देखिए ये अगर 90 डिग्री है, ठीक है, ये अगर 90 डिग्री है तो हम इसका पहले पाइथागोरस थ्योरम से हम ये निकाल सकते हैं, ये हाइपोटेनस है। ठीक है, तो है ना, एज पर पाइथागोरस थ्योरम, एज पर PGT क्या आ जाएगा, EFG स्क्वायर इज इक्वल टू आ जाएगा आपका है ना FE स्क्वायर प्लस EG स्क्वायर। ठीक है, और हमें ये जो इनका लेंथ कितना दिया हुआ है, हमें 10√2 सेंटीमीटर, ये भी जो लेंथ दिया है 10√2 सेंटीमीटर दिया हुआ है। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 10√2 होल स्क्वायर प्लस 10√2 होल स्क्वायर। ठीक है, इसका स्क्वायर कितना आएगा, 10 का स्क्वायर आएगा 100। ठीक है, और ये इंटू √2 है, इंटू 2 हो जाएगा ये। ठीक है, प्लस ऐसे ही यहाँ पे भी 100 और इंटू ये √2 का स्क्वायर होगा तो ये आ जाएगा 2, मतलब 100 इंटू 2 हो जाएगा 200, और ये भी हो जाएगा 200 प्लस 200 कितना हो जाएगा, 400 सीधे लिख देते हैं। ठीक है, तो FG कितना आ जाएगा हमारा, दोनों साइड में हम लोग क्या कर लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये स्क्वायर है और ये भी स्क्वायर नंबर है, तो स्क्वायर रूट ले लेंगे दोनों साइड में, तो ये क्या आ जाएगा 20 सेंटीमीटर, ये आ जाएगा आपका FG जो है 20 सेंटीमीटर है। और चूंकि ये इसका मिड पॉइंट है तो ये 10 सेंटीमीटर रहेगा और ये भी 10 सेंटीमीटर रहेगा। ठीक है, यहां तक तो बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, हमने हाइपोटेनस निकाल लिया, 20 सेंटीमीटर आ गया, ये इसका मिड पॉइंट है तो ये 10 सेंटीमीटर और ये भी 10 सेंटीमीटर है। अब देखिए ये कितना होगा, EH कैसे निकालेंगे, तो देखिए ये जो है ना, ये यहां से जो लाइन है ये बिल्कुल सेंटर इसको बाइसेक्ट कर रही है इस एंगल को, तो ये एंगल 45 का होगा और ये भी एक 45 का एंगल हो जाएगा। अब देखिए ये 45 एंगल के सामने जो है, ये 45 डिग्री का एंगल इसके सामने, यहाँ पे भी 90 डिग्री बन रहा है, ये परपेंडिकुलर है तो ये भी 90 डिग्री बन रहा है, ये इसका हाइपोटेनस हो गया, ये 45 डिग्री है, ये भी 45 डिग्री है। देखिए
इसके सामने की जो साइड है 10 सेंटीमीटर है, तो इसके सामने की जो साइड होगी इसका भी लेंथ, ये दोनों का लेंथ एक जैसा होगा, तो ये भी कितना आ जाएगा आपका 10 सेंटीमीटर आ जाएगा। बस ये थ्योरम जिसको मालूम होगा ना वो इजीली कर लेगा, नहीं तो ठीक है सिर खुजाते बैठो, आंसर समझ में नहीं आएगा कहाँ से आ रहा है। तो इसका आंसर आ गया देखिए ऑप्शन नंबर 2, 10। ठीक है, इसको लिखना चाहिए था सेंटीमीटर। ठीक है, तो ऑप्शन क्या आ गया सेकंड ऑप्शन में 10, सिर्फ 10 लिखा हुआ है, इसको 10 सेंटीमीटर लिखना चाहिए। ठीक है, तो समझ गया होगा शायद, मुझे ऐसा लग रहा है। अब कैसा है, जिसको नहीं समझा उसको नहीं समझा, मैं क्या करूं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 73। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए, इसमें रीड करने जैसा कुछ है नहीं, सीधा सीधा सॉल्व करेंगे हम इसको। क्वेश्चन नंबर 73 देखिए क्या दिया है। सबसे पहले स्क्वायर ब्रैकेट दिया हुआ है, फिर बाद में है ना स्मॉल ब्रैकेट है m+9 ब्रैकेट क्लोज ब्रैकेट ओपन m-5 ब्रैकेट क्लोज और स्क्वायर ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, उसके बाद फिर क्या दिया हुआ है माइनस, फिर से स्क्वायर ब्रैकेट, फिर स्मॉल ब्रैकेट m-8 और ब्रैकेट में m+4 और फिर से स्क्वायर ब्रैकेट और इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क दिया हुआ है। इसका मतलब हमें इससे सॉल्व करके इसका जो भी आंसर आ रहा है वो हमें बताना है। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई करना है इन द सेंस, है ना। और ये है अलजेब्रा का क्वेश्चन जो कि मेरा बहुत ही फेवरेट है। चलो फटाफट करते हैं। देखो क्या करना है, देखो इसमें बॉडमास का रूल लगाना है। हाँ, बॉडमास और जो आपके जो बेसिक होते हैं ना, प्लस इंटू माइनस का माइनस होता है, माइनस इंटू माइनस प्लस होता है ना, ये सब रूल्स लगेंगे, बिल्कुल बेसिक वाले रूल्स। ठीक है, तो देखो दिस इक्वल टू क्या हो जाएगा। सबसे पहले तो क्या करेंगे हम लोग, है ना, बॉडमास में जो अंदर का जो ब्रैकेट होता है ना उसको सॉल्व करते हैं। तो ये क्या हो जाएगा, इसको हम सॉल्व करेंगे तो देखिए m इंटू एम हो जाएगा, तो m स्क्वायर आ जाएगा, ये m स्क्वायर, फिर m इंटू -5 हो जाएगा, -5m, फिर ये m का हो गया दोनों में, अभी 9 का इन दोनों में हो जाएगा 9m, प्लस का 9m आ जाएगा। ठीक है, अब ये सब समझने वाली बात है, ये +9 है, ये +m है, तो +9m आएगा। अब ये प्लस का 9 है, ये माइनस का 5 है, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन हो रहा है यहाँ पे जो है ना, ये मल्टीप्लीकेशन है दोनों का, 9 5 45 और -45 आएगा। और अब ये ब्रैकेट हम क्लोज कर देंगे। ठीक है, माइनस, अभी इनको भी सॉल्व कर लेंगे। देखिए m स्क्वायर और ये m इंटू 4m, मतलब 4m हो जाएगा, प्लस का 4m हो जाएगा। अभी -8 और प्लस का m है तो -8m हो जाएगा, और उसके बाद में -8 + 4 है तो -32 हो जाएगा। ठीक है, और फर्दर इसको अपन सॉल्व कर लेते हैं थोड़ा सा, और फिर बाद में हम लोग ब्रैकेट ओपन कर लेंगे। तो ये m स्क्वायर, देखिए ये 9m - 5m, ये कितना आ जाएगा, +4m आ जाएगा। ठीक है, अब समझने वालों ने समझ लिया होगा, जिनको नहीं समझा है भाई उनके लिए मैं कुछ भी नहीं कर सकता। ठीक है, क्यों, क्योंकि देखिए माइनस प्लस हमेशा माइनस होता है, और जो बड़ी नंबर होता है, जो बड़ा वाला नंबर होता है उसके सामने का साइन लेना है, हमें माइनस करना है, लेकिन जो बड़ी संख्या होती है उसके सामने का साइन हम लेते हैं। तो बड़ी संख्या 9 है तो 9 के सामने प्लस है तो यहाँ प्लस आ जाएगा। ये माइनस जो का त्यों रखेंगे हम लोग, माइनस। ठीक है, यहाँ भी देखिए m स्क्वायर तो जो का त्यों रखेंगे। अब यहाँ देखिए 4m प्लस का है और ये -8m है, तो प्लस माइनस माइनस ही होगा। 8 में से 4 को माइनस करेंगे तो 4 आ जाएगा, लेकिन साइन कौन सा आएगा, माइनस का आएगा। क्यों आएगा, क्योंकि 8 के सामने बड़ी संख्या 8 है, 8 के सामने माइनस का साइन लगा हुआ है, इसलिए माइनस आ जाएगा। फिर से ये -32, बस हो गया। अब और मजेदार बात है, देखिए अब इसको तो हम ओपन कर देंगे तो इसको कुछ नहीं होगा, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ने वाला। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो साइन है, यहाँ जो साइन है इस ब्रैकेट के सामने, वो कोई भी साइन नहीं है, लेकिन उसको हम प्लस कंसीडर करते हैं। तो ये तो जो होगा त्यों लिख देंगे हम लोग, इसमें कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन
लेकिन ये वाला ब्रैकेट जैसे ही हम ओपन करेंगे तो यहाँ देखिए माइनस का साइन है, तो ये इसको इफेक्ट करेगा थोड़ा। देखिए क्या हो जाएगा, ये माइनस एम स्क्वायर हो जाएगा और ये माइनस का 4m है, ये प्लस का 4m हो जाएगा, ठीक है ना, माइनस दिया हुआ है इसलिए। और ये भी जो माइनस है वो प्लस 32 हो जाएगा। यार ये जिसको समझ आ गया ना वो गणित बिल्कुल आराम से कर सकता है। यही सबका प्रॉब्लम हो जाता है, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कर देते हैं, कभी आंसर आता ही नहीं उनका। तो ये देखिए एम स्क्वायर और एम स्क्वायर सीधा सीधा कैंसिल हो जाएगा, ये 4m और ये 4m दोनों प्लस हो जाएंगे, तो ये कितना हो जाएगा, 8m हो जाएगा। और ये देखिए ये अभी ये माइनस का 42 है, ये प्लस का 32 है, माइनस का 45 और प्लस का 32, मतलब इसमें से इसको हमें माइनस ही करना है। और साइन कौन सा आएगा, जो बड़ी नंबर है उसके सामने का साइन, तो माइनस का साइन आएगा। 5 माइनस 2 करेंगे तो कितना आता है 3, 4 माइनस 3 करेंगे तो आएगा 1। तो हमारा जो इसका सिंप्लीफिकेशन क्या आ गया, 8m माइनस 13, यही इसका आंसर है। और ये दिया हुआ है हमें ऑप्शन नंबर 1 में ही दिया हुआ है, इसका आंसर आ गया 8m माइनस 13। बहुत इजी क्वेश्चन है, मुझे इजी लगता है यार। अभी कुछ लोग हैं जिनको अलजेब्रा बहुत ही टफ लगता होगा, तो वो क्यों लगता है, क्योंकि बेसिक्स उसके क्लियर नहीं है ना, कि इसका मल्टीप्लिकेशन कैसा होता है, कैसे करना है, प्लस को माइनस, माइनस को प्लस कैसे करना है, वगैरह वगैरह। जिसका ये कॉन्सेप्ट क्लियर होगा उसके लिए बहुत ही ईजी है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 74। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, हाइट of the trapezium PQRS shown in the adjoining figure is 8 centimeter. Segment ST is congruent to segment PS and length of PQ is equal to length of SR is equal to 17 centimeter. Then find the perimeter of trapezium PQRS, है ना। ये हमें PQRS एक ट्रेपेजियम दिया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे हमें आपको क्वेश्चन में भी दिख रहा होगा और यहाँ भी मैंने ड्रॉ कर लिया है, लेकिन क्वेश्चन में मैं वहां पे मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। देखिए यहाँ पे मैं करता हूँ ना, कुछ नहीं होगा, है ना। तो वो एक्चुअली पेस्ट किया हुआ है, वो एक्चुअली दिखता नहीं है, मतलब मुझे नहीं दिखता है, आपको दिख रहा है लेकिन मुझे नहीं दिखता। मैं वहां पे कुछ भी आपको एक्सप्लेन नहीं कर सकता हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे एक फिगर ड्रॉ करना पड़ता है। तो देखिए यहाँ पे जो फिगर है, क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया हुआ है कि सेगमेंट एसटी जो है वो कॉन्ग्रुएंट है पीएस से, मतलब कॉन्ग्रुएंट का मतलब आपको मालूम ही है, ऑफ द सेम शेप एंड साइज, है ना। इनका शेप भी एक सा होगा और साइज भी एक सा होगा। तो इसका अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये भी कितना होगा, 8 सेंटीमीटर ही होगा, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या दिया है, लेंथ ऑफ PQ का जो लेंथ है और लेंथ ऑफ SR। यहां पे वैसे भी दो वैसे क्रॉस किया हुआ है, इसका मतलब होता है कि ये साइड और ये साइड दोनों इक्वल है, तो ये भी 17 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद में हमें क्या दिया हुआ है, देन फाइंड द पेरीमीटर ऑफ PQRS। अगर हमें इसका पेरीमीटर निकालना है तो देखिए ये लेंथ तो दिया है, ये भी दिया है, ये भी दिया है, सिर्फ हमें यहां से यहां तक ये जो लेंथ है ना, Q से लेके R तक, ये लेंथ हमें फाइंड करना पड़ेगा, तब जाके हम इसका पेरीमीटर निकाल सकेंगे, ठीक है। तो हम इसे कैसे निकालेंगे, देखिए। अब देखिए ये अगर है ना, ये पैरेलल है, तो यहां से भी अगर हम एक लाइन ऐसा ड्रॉ करते हैं, ठीक है, डॉटेड लाइन हमने ड्रॉ कर दिया, सीधा दिख रहा है क्या, थोड़ा तिरछा हो रहा है, सीधा आना चाहिए, नहीं तो वो क्या दिखेगा, कहीं कुछ और दिखेगा आपको, ठीक है ना, स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहां पे अभी देखिए ये अगर 8 सेंटीमीटर है तो ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। ये स्क्वायर दिख रहा है, देखिए अब बहुत सिंपल है, ये दो है ना, ये और ये कॉन्ग्रुएंट है, और यहां से हम लोगों ने एक डॉटेड लाइन अगर खींच लिए तो है ना, ये परपेंडिकुलर है, ये लाइन परपेंडिकुलर लाइन अगर हम खींचते हैं तो ये और ये दोनों भी सेम, ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा और ये भी 8 सेंटीमीटर हो जाएगा, ठीक है। तो यहां से हमें क्या मिल गया, एक स्क्वायर मिल गया, ठीक है। इसका लेंथ मिल गया हमें 8 सेंटीमीटर और ये है हमारा 17 सेंटीमीटर, ये एंगल है 90 डिग्री का।
तो हम यहाँ से सेम ऐसे ही ये भी जो है ये 90 डिग्री का एंगल है। यहाँ पे एक साइड दी हुई है, हम इस साइड का हम लोग, ये वाली साइड दी है, इस साइड का हम लोग लेंथ निकाल सकते हैं। तो इसका और इसका लेंथ हम लोग निकाल लेंगे। और वैसे भी देखेंगे तो ये दोनों ट्राइंगल है ना, ट्राइंगल, अब इसको यहाँ पे कुछ नाम दे देते हैं अपन, पी क्यू आर एस टी, इसको नाम दे देते हैं यू, है ना। तो पी यू जो है, पी यू इज कॉन्ग्रुएंट टू एस टी, ठीक है। तो ये और ये एंगल, ये साइड और ये साइड, ये साइड ये साइड, दो साइड, और ये एंगल और ये एंगल, तो ये दोनों भी कॉन्ग्रुएंट है, तो ये भी आपका कॉन्ग्रुएंट होगा, मतलब इसका जो लेंथ होगा वही इसका लेंथ होगा। बस हमें इसका लेंथ फाइंड कर लेंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर 74 देखिए, है ना। क्या क्या करना है अभी हम लोगों को, हमें क्या करना है, इसका सिर्फ हमें लेंथ निकाल देना है, ठीक है। या इसका निकालें या इसका निकालेंगे, दोनों एक ही बात है। तो चलो इसका निकाल लेते हैं, है ना, आर टी स्क्वायर। तो आर टी स्क्वायर, यहां से ये पाइथागोरस थ्योरम दिख रहा है आपको, राइट एंगल ट्राइंगल। तो पाइथागोरस थ्योरम से इसका स्क्वायर इज इक्वल टू इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। तो देखते हैं हम लोग क्या आ जाएगा, एज पर पाइथागोरस थ्योरम एस आर स्क्वायर इज इक्वल टू आपका आ जाएगा आर टी स्क्वायर प्लस एस टी स्क्वायर, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे एस आर दिया हुआ है हमें, कितना है 17 का स्क्वायर हो जाएगा, इज इक्वल टू आर टी हमें, है ना, नहीं दिया हुआ है, हमें यही फाइंड करना है। और एस टी कितना दिया हुआ है 8 का स्क्वायर, ठीक है। तो आर टी स्क्वायर कितना हो जाएगा भाई, देखिए फिर से वही दिक्कत है, मैंने इसको इधर लिख लिया है, ठीक है। और ये जो 8 का स्क्वायर है ना, हम इधर शिफ्ट कर लेंगे। तो 17 का स्क्वायर माइनस 8 का स्क्वायर, ठीक है। 17 का स्क्वायर कितना होता है, 17 का स्क्वायर 169 माइनस 64, इसका यार मैं भी भूल रहा हूं, देखिए 17 का स्क्वायर कितना होता है, 7 7 49, 1 और देख सकते 7 दूनी 14, कुछ भी यार 289 होता है, ये 289 ऐसा होता है। देखिए 289 माइनस 64, तो ये हो जाएगा आपका, इसमें से माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा 225, ठीक है। तो ये कितना आ जाएगा, ये 225 किसका स्क्वायर दिखता है हमें, ये नंबर है जो किस नंबर का स्क्वायर है, ये है 15 का। तो आर टी इज इक्वल टू कितना आ जाएगा हमारा, दोनों तरफ हम रूट, है ना, स्क्वायर रूट ले लेंगे तो ये आ जाएगा हमारा 15। तो इसका मतलब क्या आ गया, ये है हमारा 15, तो ये भी हो जाएगा 15। तो ये 15 प्लस 15 कितना 30। तो ये पूरा जो लेंथ है यहां से लेकर यहां तक, मतलब क्यू आर का जो लेंथ है ये कितना आ जाएगा हमारा, ये पूरा लेंथ आ जाएगा हमारा 38 सेंटीमीटर, 38 सेंटीमीटर, ठीक है। अब देखिए हमें सभी साइड्स के हमें लेंथ मिल गए हैं, ये 8 सेंटीमीटर है, ये 17 है, ये पूरा जो है वो 38 है, ये 17 है। तो सबको हम लोग ऐड कर देंगे तो हमें पेरीमीटर मिल जाएगा। तो कितना है देखिए 8 प्लस, है ना, ये 8 प्लस 17 प्लस ये कितना आ गया 38 प्लस फिर से ये 17, इसको सबको टोटल कर दीजिए, देखिए कितना आता है 8 प्लस 7 15 प्लस 7 22 प्लस 8 33 कैरी ओवर हो जाएगा, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 7 7 8 8 प्लस 8 16 160, कहीं कुछ गलत हो रहा है, 7 प्लस 8 15 15 प्लस 7 22 प्लस 8 22 प्लस 8 30 का 0, 3 कैरी ओवर हो गया, 3 प्लस 1 4, 4 प्लस 3 7, 4 प्लस 3 7 प्लस 1 8, सिर्फ 8 आएगा 80, है ना। इनका सबका टोटल जो आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो इसका आंसर कौन सा आ रहा है, देखिए ऑप्शन नंबर 1 आ रहा है। मैं थोड़ा सा कंफ्यूज हो गया हूं इसमें, ठीक है, होता है, चलता है। तो अभी हम करेंगे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 75, चलिए देखते हैं।
क्वेश्चन नंबर 75 देखिए, व्हाट इज द कंपाउंड इंटरेस्ट इन रुपीज फॉर रुपीज 10,000 फॉर 2 years 6 months एट द रेट ऑफ 10% पर एनम। क्वेश्चन इजी है, सिर्फ एक इसमें थोड़ा सा प्रॉब्लम ये है। देखिए क्वेश्चन नंबर 75 लास्ट क्वेश्चन है हमारा। इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला होता है उसमें जो रेज टू पावर n लिखा होता है ना, नंबर ऑफ ईयर्स, तो अगर वो हमारा नेचुरल नंबर या होल नंबर रहता है तो ज्यादा बेटर है, क्योंकि उसको सॉल्व करना इजी होता है। लेकिन इसमें डेसिमल में आ जाता है ना, 2.5 ईयर मतलब 2.5 ईयर्स, उसको सॉल्व करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो जनरली लोग क्या करते हैं कि जैसे 2.5 साल का हमें कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है तो क्या करते हैं, 1 साल का पहले सिंपल इंटरेस्ट निकालते हैं, फिर उसके ऊपर हमारा जो भी इंटरेस्ट आता है उसको प्रिंसिपल में ऐड कर देते हैं, फिर वो नया प्रिंसिपल बन जाता है, उसके ऊपर सेकेंड ईयर का भी इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। 2 साल का हो गया, जो भी इंटरेस्ट आता है उसके ऊपर फिर से उसको हाफ ईयर का इंटरेस्ट निकाल लेते हैं। तो वैसा भी कर सकते हैं, या फिर देखिए हम क्या करेंगे यहाँ पे, देखो दिक्कत क्या है, डायरेक्ट हम अगर कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला कैसे अमाउंट निकालते हैं पहले, तो अमाउंट इज इक्वल टू P इंटू 1 प्लस R अपॉन 100 और रेज टू पावर n होता है ना। तो n अगर हमारा 2, 3 वगैरह रहा तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन यहाँ 2.5 है तो थोड़ा मुश्किल हो जाता है। तो हम लोग क्या करेंगे, पहले क्या करेंगे 2 इयर्स का ही निकाल लेंगे ना कंपाउंड इंटरेस्ट। सिंपल इंटरेस्ट से 1-1 साल का निकालने से अच्छा एक ही बार में 2 साल का जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट है वो निकाल लेंगे। तीसरे साल का जो कंपाउंड इंटरेस्ट है, या जो एक ही साल का रहता तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट हो एक ही जैसा होता है, तो तीसरे साल का जो है यानी हाफ ईयर का जो है हम बाद में निकाल लेंगे उसी के ऊपर। तो देखिए 2 साल का कैसे निकालेंगे हम लोग, प्रिंसिपल हमें कितना दिया हुआ है, यहाँ पे 10,000 दिया हुआ है, और 1 प्लस रेट ऑफ इंटरेस्ट 10 है अपॉन 100, और 2.5 ईयर का निकालना है, लेकिन अभी हम लोग 2 इयर्स का ही निकाल लेंगे। तो देखिए क्या हो जाएगा, ये 10,000, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा, ये 1 0 कैंसिल हो जाएगा, 1 प्लस 1 अपॉन 10, इसका अगर हम सॉल्व करते हैं तो ये 11 अपॉन 10 आता है, और ये होल स्क्वायर। तो इसको सॉल्व करेंगे फिर से अभी हम लोग, तो ये 10,000 इंटू 11 अपॉन 10 और इंटू 11 अपॉन 10 है ना, स्क्वायर दिया है तो फिर 1 0, ये वाला 1 0 कैंसिल हो गया, 11 इंटू 11 121, और इंटू 100 मतलब 12100, ये आ गया आपका 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट, मतलब अमाउंट आ गई अभी, ये अमाउंट आई है। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा, इसमें से हम लोग जो प्रिंसिपल अमाउंट है वो माइनस कर देंगे, तो हमें क्या मिल जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट CI इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 12,100 माइनस 10,000, यानी कितना आ जाएगा ये है ना, 10,000 माइनस हो जाएगा 2,100 रुपीज, इसका क्या हो जाएगा, हमारा इंटरेस्ट है टोटल कंपाउंड इंटरेस्ट। ठीक है, अब हमें इसको तो यहीं रहने देंगे। अभी हमारा जो प्रिंसिपल है वो कितना आ गया, अभी ये है हमारा प्रिंसिपल, ठीक है ना। अब इसके ऊपर हाफ ईयर का हम लोग सिंपल इंटरेस्ट निकाल लेंगे, तो सिंपल इंटरेस्ट इज इक्वल टू, अभी नया प्रिंसिपल क्या आ गया हमारा 12,100, और रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही है 10%, 5 नहीं 10% है, और हाफ ईयर का निकालना है तो 1/2 है ना, हाफ मतलब 1/2 या 0.5 ही लिख सकते हैं है ना, तो 0.5 लिख लेंगे, ज्यादा बेटर है, और डिवाइडेड बाय 100। ठीक है, तो इसको और फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा इंटू 10 इंटू 5। ठीक है, ये मैं यहाँ से डेसिमल निकाल देंगे हम लोग, तो नीचे पहले 100 तो है, यहाँ से डेसिमल हम लोगों ने निकाला इसलिए यहाँ पे इंटू 10 करना पड़ेगा है ना। यहाँ एक डिजिट के बाद डेसिमल लगाए तो यहाँ एक के बाद एक 0 लगा देते हैं। ठीक है, तो ये 10 और 10 तो कैंसिल ही हो गया, सीधे सीधे ये 2 0 कैंसिल हो गए। अभी 121 इंटू 5 कर देंगे तो 5 1 5, और अरे क्या लिख रहा हूँ, 5 लिखना है भैया, 5 1 5 और 5 2 10 का 0, 1 कैरी ओवर हो जाएगा, 5 1 5 प्लस 1 6। तो ये आ गया हमारा कितना, हाफ ईयर का इंटरेस्ट आ गया। अब ये सिंपल इंटरेस्ट है, लेकिन
हमने कंपाउंड इंटरेस्ट में निकाला है इसलिए यह कंपाउंड इंटरेस्ट ही हो गया। तो ये वाला कंपाउंड इंटरेस्ट और ये वाला कंपाउंड इंटरेस्ट हम टोटल कर देंगे तो हमें 2.5 ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट मिल जाएगा। तो हमारा 2 इयर्स का कंपाउंड इंटरेस्ट है 2100 और हाफ ईयर का कंपाउंड इंटरेस्ट या जो भी है सिंपल इंटरेस्ट वो है हमारा इतना। दोनों को हम ऐड कर देंगे तो ये आ जाएगा 0 1 प्लस है ना 6 + 1 7, ये आ जाएगा टोटल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट, जो भी बोलेंगे आप, कंपाउंड इंटरेस्ट ही बोलना पड़ेगा, जो भी कैसे बोलेंगे। तो आंसर कौन सा आ रहा है इसका, देखो फिर से ये मोबाइल हो गया, आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो थोड़ा सा मुझे जल्दबाजी है और मुझे थोड़ा सा आउट ऑफ स्टेशन जाना है, तो इसलिए थोड़ा सा मैंने जल्दबाजी में कर दिया है। फिर भी अच्छा हुआ हम लोगों ने 20 क्वेश्चन किए, ज़्यादा टाइम नहीं लगा। मुझे तो लग रहा था 2 घंटे का बन जाएगा शायद वीडियो, लेकिन हो गया क्योंकि थोड़े इजी थे इस बार के। जो लास्ट 20 क्वेश्चन थे बहुत इजी थे। तो इस तरह से हमारा 1.5 घंटे में हो गया है पूरा। और अभी मैंने कल भी नहीं, आज ही तो बताया था, कल कहाँ बताया मैंने आपको। एक टेलीग्राम चैनल भी हम लोगों ने चालू किया है जिसपे जितने भी मैं वीडियो बना रहा हूँ ना वो वहाँ पे मैं पोस्ट करने वाला हूँ। तो वहाँ पे भी आप लोग ज्वाइन कर लीजिए, आपको इजी जाएगा है ना वीडियोस फाइंड आउट करने में। और हाँ, उसका जो लिंक है जो टेलीग्राम का मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। ठीक है, तो आपको कैसा लगा ये सब आप कमेंट करके लिखिए। अगर आपको कुछ समझ में नहीं आया होगा तो जो क्वेश्चन आपको नहीं समझ में आए हैं वो क्वेश्चन नंबर डालिए, उसको मैं एक अलग से वीडियो बना के सारे जो क्वेश्चन जो नहीं आए हैं समझ में आपको मैं और अच्छी तरह से समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो अभी जो है नेक्स्ट वीडियो हमारा जो है थोड़ा सा डिले हो जाएगा। मैं 2 दिन के लिए थोड़ा आउट ऑफ स्टेशन जा रहा हूँ, तो मेरा वीडियो बनाना थोड़ा नहीं हो पाएगा। तो नेक्स्ट वीडियो शायद अब संडे या मंडे को ही आएगा। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।